नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी, चैप्टर नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जा करके आपको यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें हिमालय वगैरह पार्ट जो था आपका पर्वतीय वाला पार्ट था जो चैप्टर था। उसके बाद में आपका भौतिक भौतिक मतलब इंडियन मतलब भौतिक परिचय, ठीक है, इस तरीके से चैप्टर था। और तीसरा चैप्टर था आपका ड्रेनेज सिस्टम वाला था। हम यहाँ चौथे चैप्टर की बात करते हैं, तटीय भाग एवं द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल शुरू होता है, आपको कह रहा है कि निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में कौन सा जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है। तो कोरोमंडल तट पर स्थित है आपका हो जाता है कौन सा, नागपट्टिनम हो जाता है। कौन सा हो जाएगा भाई, नागपट्टिनम हो जाएगा। नागपट्टिनम कहाँ पर स्थित है, ये आपका तमिलनाडु में नागपट्टिनम नगर कोरोमंडल तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट का विस्तार जो है कुमारी अंतरीप केप कैमरून से पुलिकट लेक यानी कृष्णा डेल्टा तक लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई तक और 100 किलोमीटर आपका चौड़ाई में फैला हुआ। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा और डेल्टा तथा कैप कैमूरिन के मध्य में स्थित है। जस्ट अभी पढ़ा गया था, कौन सा हो जाता है, कोरोमंडल तट। कौन सा भैया, कोरोमंडल तट। तुम कोरी हो, ऐसे याद कर सकते हो। तमिलनाडु मतलब तुम, तमिलनाडु मतलब तुम, कोरी कोरी हो। ठीक है, कोरी कोरी हो। ओके, केरल के तट को क्या कहा जाता है, केरल के तट को माल कहा जाता है। ठीक है, मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, मालाबार तट कहा जाता है। उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक के फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लंबे तथा सक्रिय लाइगून या कयाल पाए जाते हैं और इस क्षेत्र की मिट्टी कॉप या महीन लैटेराइट प्रकार की होती है, जिसमें रबर, सिनकोना, कहवा, गर्म मसाले, ठीक है, नारियल के आदि के बागान देखा होगा ना। दक्षिण भारत में नारियल वगैरह ज़्यादा मिलते हैं और वहाँ पर देखा होगा फरसा टाइप का काटने वाला। अरे साउथ मूवी में खूब देखा होगा। ठीक है, पेरियार यहाँ की एक प्रमुख नदी है और यहाँ पर इस तट पर आपका मोनासाइट, जिरकॉन तथा थोरियम जैसे आपके आणविक खनिज भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका कुछ मैच कराना, सागर पुलिन और आपका राज्य मतलब सागर जो पुलिन है और राज्य किस राज्य में पड़ते हैं। तो आपका दीघा जो है पश्चिम बंगाल में मिलेगा। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर आंशी जो है उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, कलांगुट कहाँ मिलेगा, कलांगुट आपका गोवा में। और मरीना, तुम मरीना हो, ठीक है, तमिलनाडु में हो जाता है। तुम मरीना हो तमिलनाडु में, कलांगुट गोवा में, गोपालपुर आपका उड़ीसा में और दीघा आपका वेस्ट बंगाल में मिलेगा। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह हो जाता है। तो कोरी निवेशिका जो है कच्छ की खाड़ी पर स्थित, कच्छ के रण पर स्थित हो जाती है। कोरी निवेशिका कोरी खाड़ी या कोरी क्रीक गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में एक स्थित ज्वारी शक्ली खाड़ी है जो कच्छ के रण में स्थित हो जाती है। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक तटरेखा हो जाती है। तो आपका गुजरात की सर्वाधिक तटरेखा हो जाती है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब 13,000 के आसपास तटरेखा भैया हो चुकी है। ठीक है, बढ़ चुकी है। तो पहले अभी भी गुजरात की सबसे ज़्यादा तटरेखा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है। तो आपका जस्ट अभी बताया गया था कौन सा, यहाँ पर गुजरात है नहीं तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कैसे याद कर सकते हो, गेट से। ठीक है, गेट से याद कर सकते हो। ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और फिर उसके बाद में ए से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ओके, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। कौन सा जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो देखो यहाँ पर जंजीरा और रत्नागिरी, दमन ये सब हैं। आपका कराईकल आपका जो ये आपका पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। कराईकल भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। या केंसा से पुदुचेरी का म्यूनिसिपल क्षेत्र है, जबकि दमन, जंजीरा और उसके बाद रत्नागिरी देश के पश्चिमी तट पर स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं पुडुचेरी का म्यूनिसिपल क्षेत्र हो जाता है कौन सा, कराईकल। ठीक है, पाक खाड़ी किनके बीच में है। तो पाक खाड़ी आपका हो जाता है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में हो जाती है। पाक खाड़ी किसके बीच में, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में हो जाती है। पाक खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। इसे पाक सलडमू मध्य भी कहा जाता है। इन दोनों देशों के बीच में स्थित है। किसके किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। कच्छ की खाड़ी एवं खंबात की खाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। लक्षद्वीप मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करती है, जबकि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री। मिनिकॉय जब भी आएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय तो 9 डिग्री चैनल, और अंडमान और निकोबार जब भी आएगा तो 10 डिग्री चैनल आपको याद रखना है। पाक जल संधि भारत को पृथक करती है, तो भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। ठीक है,
भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। अब यहाँ से सवाल आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, कह रहा है कि भारतवर्ष के निम्नलिखित शहरों पर विचार करके नीचे दिए गए आपका कौन से पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन से पश्चिमी, तो देखो जंजीरा अभी जस्ट पढ़ा गया था, जंजीरा, और फिर यहाँ पे उडुपी जो है, उडुपी, ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं, आपके पश्चिमी तट पर स्थित हो जाते हैं। बाकी ओरोविले और तूतीकोरिन जो है ये आपके नहीं इस पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। जंजीरा जो है महाराष्ट्र में पश्चिमी तट पर स्थित है। उडुपी जो है कर्नाटक में पश्चिमी तट पर स्थित है। ओरोविले जो है पांडिचेरी में पूर्वी तट पर स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में, ये आपका पूर्वी तट पर स्थित हो जाता है। ठीक है भाई साहब, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्र के किनारे स्थित हैं। खूब रिपीटेड सवाल है। यहाँ पर 9 स्टेट हो जाते हैं। कितने भैया, 9 स्टेट हो जाते हैं। भारत के 9 राज्य राज्य जो हैं तटरेखा से लगे हुए हैं। ये राज्य आपके कौन से, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। इसकी सीमा आपका 1214 किलोमीटर लंबी है और भारत में द्वीपों समेत कुल तटीय सीमा आपकी 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 9 हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। कह कि कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो रूट लैंड द्वीप है, नारकुंडम है, बोम्पोका द्वीप है, बाकी अमीन द्वीपी द्वीप नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं रूटलैंड और नारकोंडम, फिर बोम्पोका द्वीप और अंडमान, ये द्वीप समूह के द्वीप हैं। जबकि अमीन द्वीपी जो है, अमीन द्वीपी लक्षद्वीप में स्थित हो जाता है। ठीक है, अगला, किस भाग में, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, कौन सा भाग हो जाता है, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाता है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ समय समय पर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। अभी हालिया विस्फोट ये 2020 की घटना यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप समूह है, तो ये आपका बैरन द्वीप हो जाता है। ठीक है, बैरन द्वीप हो जाता है। ये अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको, तो यहाँ पर एक सर है जो इनका चैनल है, यहाँ पर आपका पीडीएफ आप करके वहाँ से आप चैनल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भाई, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, कहाँ पर स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप आपका पुलिकट झील के पास में स्थित है। कहाँ पर, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील के पास में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास में स्थित है। इस द्वीप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आपका प्रक्षेपण केंद्र है। चिल्का लेक उड़ीसा राज्य में स्थित है। और वहीं अगर आज इसरो की बात करते हैं, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है और वी नारायणन इस समय आपके कौन हो जाते हैं, 12वें नवंबर के आपके इसरो के अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पहले कौन थे, मतलब इनके पहले कौन थे, वी नारायणन के आपके नारायणन के पूर्व कौन थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसरो के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अगला, भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित हो जाता है, तो रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी में बंबन द्वीप पाया जाता है। किसके किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी में, किस खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में कौन सा द्वीप, पंबन द्वीप पाया जाता है, जो आदम पुल का हिस्सा है। यह चट्टानी धरातल रखता है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा होता है, तो सालसेट द्वीप है। सालसेट द्वीप पर ही आपका मुंबई स्थित हो जाता है। ठीक है, मुंबई स्थित हो जाता है। कौन सा द्वीप है भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो ये आपका मेनिकाय जो द्वीप हो जाता है भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। चलिए बात कर लेते हैं भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में मिनिकॉय द्वीप आता है। लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप जो समूह को मिनिकॉय कहा जाता है। 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से अलग होता है। मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। भटकल कर्नाटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अर्नाला एक जलदुर्ग है जो मुंबई के निकट महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल पे। अन्य तत्व की बात करते हैं। अन्य तत्व का मतलब इधर द्वीप दिए गए हैं, इधर आपकी अवस्थिति यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो आप इधर भी देख लेते हैं।
तो बेयंत सयोधर जो है खंबात की खाड़ी में स्थित है। पिरम जो है, पिरम कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी पिरम, कच्छ की खाड़ी पिरम। द्वारका जो द्वीप है ये काठियावाड़ तट हो जाता है। दीव जो है अरब सागर तट में आपका स्थित हो जाता है, ठीक है। दीव जो है अरब सागर तट में स्थित हो जाता है। द्वारका जो है काठियावाड़ तट में स्थित हो जाता है। पिरम जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित हो जाता है और बेयंत सयोधर जो है खंबात की खाड़ी में स्थित हो जाता है। कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? गुजरात का इनमें से कौन सा बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो जामनगर है, ये बंदरगाह कस्बा नहीं है। बाकी आपका ओखा है, पोरबंदर है, वेरावल है। तो ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? ये सभी आपके तीनों के तीनों आपके गुजरात के बंदरगाह कस्बा हो जाते हैं। और जबकि जामनगर जो है, ये जामनगर आपका पहला मरीन जो है मरीन सेंटर करके अगर बात करते हैं, यहाँ पर जामनगर तटीय पक्षी जनगणना कराने वाला ये जामनगर ही हो जाता है गुजरात, ठीक है, ये भी याद रखना। जामनगर मुख्यतः रिफाइनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में रिलायंस ग्रुप द्वारा स्थापित है। यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है। और जबकि ओखा, पोख और पोरबंदर, वेरावल गुजरात के बंदरगाह कस्बे हैं। ओखा बंदरगाह सौराष्ट्र की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर द्वारका जिले में स्थित है। यहाँ से तिलहन, नमक और सीमेंट निर्यात किया जाता है। विदेशों से कोयला, पेट्रोलियम तक रासायनिक पदार्थ तथा मशीनों को आयात किया जाता है भाई, ठीक है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। अगला चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 5 है, प्रमुख घाटियां, जलप्रपात एवं झीलें, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई प्रमुख घाटियां। कह रहे कश्मीर घाटी जो है, कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो कश्मीर घाटी जो पीर पंजाल और आपका किसके बीच में स्थित हो जाती है? पीर पंजाल और आपका हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित हो जाती है। कौन सी? कश्मीर घाटी। कश्मीर जो जिसे कश्मीर की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। यह घाटी दक्षिण पश्चिम पीर पंजाल और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय यानी हिमाद्री पर्वत श्रृंखला के जास्कर श्रेणी के मध्य में स्थित हो जाती है। कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी स्थित है, तो आपका ये अभी जस्ट पढ़ा गया था किसके बीच में? पीर पंजाल और जास्कर के बीच में स्थित हो जाती है। पीर पंजाल और जास्कर की श्रेणी के बीच में आपका स्थित हो जाती है। फूलों की घाटी आपका कहाँ पर हो जाती है? फूलों की घाटी भाई साहब उत्तराखंड में हो जाती है। उत्तराखंड उत्तरांचल राज्य वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिला मुख्यालय से उत्तर में हेमकुंड साहिब तथा बद्रीनाथ के मध्य स्थित भ्यूडार गांव की सीमा पर फूलों की घाटी प्रकृति की एक अनुपम धरोहर। इस फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन भी कहा जाता है। ध्यान रखना भैया, ये सवाल हो सकता बन जाए आपसे। जबकि महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इस घाटी को अलकापुरी नाम से, वो भैया देख रहे हो, अगर ऐसे सवाल पूछ रही है तो लोग क्या कहेंगे? आउट ऑफ सिलेबस, अरे एक घंटा यार, आउट ऑफ सिलेबस कैसे? सब कुछ इसी में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फूलों की घाटी को कालिदास ने मेघदूत में क्या बोला है? तो अलकापुरी के नाम से संबोधित किया है। और फिर यहीं पे हम बात करते हैं इसके अन्य नाम हैं, जैसे आपका गंधमादन, फिर उसके बाद बैकुंठ, भ्यूडार, पुष्पावली, देवदार, पुष्परस। ओ भैया क्या क्या नाम है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी आपका उत्तराखंड में हो जाती है। किसमें? नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित हो जाती है। नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का भाग है, ठीक है। 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जलप्रपात के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जलप्रपात आपसे पूछा गया कोयना, उकाई, मातरीला, मिरटूर, तो यहाँ पर सीधे चलते हैं इस पे। तो कोयना नदी पर हो जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद में उकाई जो है तापी नदी पर हो जाता है। मातारीला बेतवा नदी पर हो जाता है। मेट्टूर आपका कावेरी नदी पर हो जाता है। मातारीला बेतवा नदी पर माता जी जो है बेत से मारती हैं, ठीक है। उकाई जो है तापी नदी पर, कोयना आपका कोयना नदी पर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इधर आपको भारत के जलप्रपात और अवस्थिति बतानी। तो दूध सागर आपका गोवा में मिलेगा, ठीक है। काना कर्नाटक, खंडाधार आपका उड़ीसा में मिलेगा। पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। पलानी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। खंडाधार आपका उड़ीसा में। बरकाना कर्नाटक में। दूधसागर आपका कहाँ पर? गोवा में। चलो एक बार फिर देख लेते हैं, जब तक याद नहीं होगा तब तक लपेटा जाएगा। दूधसागर कहाँ पर? आपका दूधसागर गोवा में। बरकाना आपका कहाँ पर? कर्नाटक में। खंडाधार आपका उड़ीसा में। पलानी हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा देखने को जलप्रपात। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो शिव समुद्रम आपका कावेरी
नदी पे हो जाता है, जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर, और वट्टापराई आपका पझयार नदी पर, और धुआंधार धुआं धुआं हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी पर, ठीक है, धुआं 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 धुआं। तो आपका कौन सा जो इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने लिखा है कि वट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा लिखा है, यही तो गलत हो गया। वट्टाधार आपका पझयार नदी पर हो जाता है। चलो भाई, भारत के जलप्रपात हैं और अवस्थिति यहाँ पर बतानी है, ठीक है। पलानी अभी जस्ट पढ़ा गया था, हिमाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है। कंधाधार अभी पढ़ा गया था, कंधाधार कहाँ पर हो जाता है, कंधाधार आपका उड़ीसा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में वाझाचल, तो अब इनको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो देखो कंधाधार उड़ीसा, ये तो ठीक है, कंधाधार या खंधाधार बात है कि ये बरकाना कर्नाटक, बरकाना कर्नाटक, काना कर्नाटक, ठीक है। वज्राचल आपका केरल हो जाता है, और फिर पलानी आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है, पलानी आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया भाई, हाँ, इस तरीके से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो चलो देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, बूढ़ा बूढ़ा घाट प्रपात कांची नदी पर नहीं है, बल्कि बूढ़ी नदी पर है, ठीक है। तो बूढ़ा बूढ़ी ऐसे याद कर सकते हो। कांची नदी पर दशम पर जलप्रपात है। ये दोनों प्रपात झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। और हुंड्रू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर झारखंड में। चचाई प्रपात आपका बीहड़, चच्चा जी आपके बीहड़ में मिलेंगे, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, जो आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, चित्रकूट आपका हो जाता है इंद्रावती नदी पर हो जाता है। चित्रकूट किस नदी पर हो जाएगा भाई, इंद्रावती नदी पर हो जाता है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। इसकी इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है, और घोड़े की नाल का समान मुख होने के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ध्यान रखना भी है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में, इंद्रावती जिले में स्थित हो जाता है। कितना है, 90 फीट ऊंचाई है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्यों में स्थित है, चित्रकूट आपका कहाँ पर मिलेगा, आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। चित्रकूट। सर्वाधिक ऊंचाई पर जलप्रपात कुंचिकल भारत के किस राज्य में है, कुंचिकुल आपका कर्नाटक में हो जाता है। कहाँ पर भी है, कुंचिकुल कर्नाटक में हो जाता है। कर्नाटक के निडागोहु शिमोगा जिले के वराही नदी पर, ठीक है। तो कंचिकल आपका वराही नदी पर स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई आपका लगभग 455 मीटर हो जाती है। कुंचिकुल जलप्रपात से कर्नाटक की पन बिजली परियोजनाओं से विद्युत उत्पन्न होती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जस्ट अभी पढ़ा गया था, कौन सा, कुंचिकुल 455 मीटर की ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। और निम्नलिखित में से निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा हो जाता है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कुंचिकुल आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपका कर्नाटक में देखने को मिलेगा। 455 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। किस नदी पर, वराही नदी पर हो जाता है, ठीक है। कुंचिकुल जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है, तो 455 देखो रहो, ये भी तो पूछा गया, ठीक है, 455 मीटर हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर इधर आपका तो यहाँ पर ये आपके दूध सागर है, मांडवी नदी पर जो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में गोकाक आपका घटप्रभा नदी पर हो जाता है, जोग आपका शरावती नदी पर हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये मैच करा सकते हैं यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूध सागर आपका मांडवी नदी पर हो जाता है, ठीक है। डुडुमा आपका डुडुमा मच्छ कुंड नदी पर, ठीक है। गोकाक आपका घटप्रभा नदी पर, और जोग आपका शरावती नदी पर हो जाता है, ठीक है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। शिव समुद्रम कावेरी, जोग आपका शरावती नदी पर, इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने कृष्णा नदी लिखा, यही तो गलत हो गया। चूलिया चंबल नदी पर हो जाता है। धुआंधार आपका नर्मदा नदी पर हो जाता है, ठीक है भाई। तो अगला सवाल बात कर लेते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर हो जाता है, धुआं धुआं हो जाएगा सब, नर्मदा नदी पर हो जाता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, अब झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। और भैया झीलों की जब बात आएगी तो मजा तो झीलों में ही आएगा। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है, दो भारतीय राज्यों वाली, तो ये आपका पुलिकट लेक हो जाती है। पुलिकट लेक का अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साझेदारी वाली झील है। यह एक ऐसी भैया झील है, या लैगून झील है, और इसी पर क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पर स्थित है। अभी सवाल पूछा गया था, ऊपर लपेटा गया था हम लोगों ने, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील पर स्थित है, तो लैगून मतलब वो पुलिकट लेक पर स्थित है। पुलिकट लेक कैसी है, लैगून झील है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर हो जाती है।
भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाती है? खारे पानी की झील सबसे बड़ी आपकी चिल्का लेक हो जाती है, चिल्का लेक, ठीक है। और वहीं बात करते हैं, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी एक ऐसी झील है, ये लैगून झील है। उलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील हो जाती है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वहीं बात करते हैं, संघ राज्य में स्थित एक गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। वहीं सांभर लेक की बात करते हैं, तो सांभर लेक कहाँ देखने को मिलेगा? सांभर लेक आपका राजस्थान में, जो अंतस्थ खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाती है? तो उलर लेक हो जाती है। कौन सी? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। चिल्का लेक जो है किस राज्य में देखने को मिलेगी? चिल्का लेक आपका उड़ीसा में देखने को मिलेगी। खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर आपको मैच कराना है, इधर आपको मैच कराना है, इधर झील दी गई, ठीक है। तो आपका साला अरुण क्या है? साला, तो अरुणाचल प्रदेश। साला झील देखने को कहाँ मिलेगी? साला झील देखने को मिलेगी कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। बड बडखल झील, बडखल झील आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? हरियाणा में। बडखल झील हरियाणा में। लोकटक झील मणिपुर, यहीं पर आपका डांसिंग डियर देखने को मिलेगा। काली वैली, काली वैली, तुम तो काली वैली हो तो तमिलनाडु में, तुम तो काली वैली हो तो तमिलनाडु, तुम तो काली वैली हो तुम तमिलनाडु। जैसे नहीं है, तुम जब मिलोगे तो ओम सत्यमंगलम भगवान विष्णु, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। बस ऐसे ही यार याद कर लो। हल्दी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर? तुम जब मिलोगे तो हल्दी भी लगाई जाएगी, तो आपका हल्दी अनुसंधान संस्थान भी तमिलनाडु में हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। झीलें हैं, और यहाँ पर जैसे चंदूबी झील कहाँ पर? चंदूबी झील आपका असम में हो जाती है, ठीक है। हमीरसर आपका गुजरात में हो जाती है। ब्लू बर्ड आपका हरियाणा में हो जाती है झील। उपवन आपका थाड़े महाराष्ट्र में। तो थोड़ा ये नई झीलें हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। चंदूबी लेक असम में। हमीरसर गुजरात, हमीरसर, सर जैसे मोदी जी को सर कहते हैं ना, सर। ब्लू बर्ड गुजरात से है इसलिए, ठीक है। ब्लू बर्ड जो है हरियाणा में देखने को मिलेगी झील। और उपवन वाला थाड़े उपवन थाड़े महाराष्ट्र, ठीक है। थाड़े मुंबई से महाराष्ट्र 1853 में आपका पहली रेल चलाई जाती है, ठीक है। रेल चलाई जाती है, ठीक है, डलहौजी के द्वारा। पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित हो जाती है? पंचभद्रा झील आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। पंचभद्रा झील राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में देखने को मिलती है। राजस्थान में सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूनक 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 रनसर आदि लवड़ी झीलें होती हैं। इनसे नमक उत्पादन भी किया जाता है। ओ भैया, नमक लेना हो तो चलना, मिलेंगे कहाँ पर? राजस्थान में। यहाँ पर आपका देखना है भैया, झीलें हैं। सौज झील आपका देखो, ये यूपी वाली है। सौज झील आपका मौनपुरी में देखने को मिलेगी। सेखा झील आपका अलीगढ़ में देखने को मिलेगी। बखीरा आपका संत कबीरा, ठीक है। बखीरा झील संत कबीर नगर। और सरसई झील आपका इटावा में देखने को मिलेगी। सरसई झील कहाँ पर? इटावा में देखने को मिलेगी। बखीरा, कबीरा, सेखा, अलीगढ़, सौज झील आपका मैनपुरी में देखने को मिलेगी, ठीक है। मैनपुरी में देखने को मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। अबे आए रहो। हाँ, यहाँ पर आर्द्र भूमि है, और यहाँ पर आपके स्टेट पूछा गया। आर्द्र भूमि और स्टेट पूछा गया, तो देख लेते हैं। तो भैया ये उस टाइम का करंट रहा होगा तो पूछा गया होगा। जैसे आपका बात करें, टम्बाओ जो है अब सिक्किम राज्य में हो जाता है। कोराडी आपका महाराष्ट्र में हो जाता है। अंसुपा आपका उड़ीसा में हो जाता है। यार लपट आपका मणिपुर में हो जाता है। यार लपट मणिपुर, अंसुपा उड़ीसा, कोराडी महाराष्ट्र, और टम्बाको आपका सिक्किम में देखने को मिल जाता है। चलिए भाई साहब आगे, इधर झील दिए गए हैं, उधर आपको मैच कराना है। जैसे आपका लोनार लेक आपको कहाँ पर हो जाती है? लोनार लेक। जैसे पुलिकट लेक आपका आंध्र प्रदेश में हो जाती है, ठीक है। पुलिकट लेक नहीं, लोकटक झील आपका मणिपुर में हो जाती है, ठीक है। उलर लेक अगर बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में हो जाती है। लोनार लेक आपके महाराष्ट्र में हो जाती है। पुलिकट लेक आपका तमिलनाडु में हो जाती है, ठीक है। सही है बिल्कुल। तो देख लेते हैं मैच करा के। पुलिकट लेक आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हो जाती है। जस्ट अभी यार शुरुआत में इसको पढ़ाया गया था। लोकटक झील मणिपुर में हो जाती है। लोनार लेक महाराष्ट्र में आपका। उलर झील आपका जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील हो जाती है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाती है। चलो, कयाल क्या है? ये जस्ट अभी हमने एक अभी जब उसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे तो केरल के लैगून को ही आपका कयाल कहा जाता है, ठीक है। कयाल पश्चिमी तटीय मैदानों का सबसे दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में, केरल में माल है, ठीक है।
मालाबार सॉरी अपने हिसाब से याद करो, ठीक है। इन क्षेत्रों में बालुका स्तूपों की उपस्थिति के कारण अनेक छिछले लैगून तथा पशुजाल निर्मित होते हैं, जिन्हें कयाल कहते हैं, ठीक है। वेम्बनाड तथा अष्टमुडी केरल के कयाल लैगून के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। कौन? वेम्बनाड और अष्टमुडी, ठीक है। अगला यहाँ पर हम बात करते हैं अष्टमुडी लेक आपका केरल में देखने को मिलेगी। पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश में, पुलिकट तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है। रूपकुंड की बात करते हैं। रूपकुंड सूरजकुंड आपका हरियाणा और आपका रूपकुंड उत्तराखंड, सही है, बिल्कुल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, रूपकुंड उत्तराखंड, उत्तर दोगी तुम तो रूप वाली हो, ठीक है। सूरजकुंड हरियाणा, पुलिकट आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अष्टमुडी आपका केरल में हो जाता है, ठीक है भाई। अगला यहाँ पर आपको बताना क्या है, इधर आपका झील और अवस्थिति का कौन सा सही सम्मिलित है। लोनार लेक आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। नक्की लेक आपका ये तो अभी देखना पड़ेगा। कोलार लेक आंध्र प्रदेश, ये तो सही है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, सही है। पुलिकट लेक है जो आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु की सीमा पर मिलेगी। चलिए भाई, तो आपका जो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर आपका सी वाला हो जाता है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कौन सी लेक, तो नक्की वाले लोग राजस्थान, और रसगुल्ला वाले सर, ठीक है, रसगुल्ला वाले सर नक्की, ठीक है, नक्की ऐसे याद कर लो, ठीक है। लोनार लेक महाराष्ट्र, ठीक है। चिल्का लेक उड़ीसा, और कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश, और पुलिकट आपका बात करते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। ओके, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पुलिकट अभी जस्ट पढ़ा गया था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसलिए गलत हो गया। लोनार लेक महाराष्ट्र, चिल्का लेक उड़ीसा, और नक्की लेक कहाँ पर? राजस्थान। अरे रसगुल्ला वाला सर, ठीक है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले बात कर लेते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप जब भी यार पढ़ा गया था, किस पे? पुलिकट लेक पे हो जाता है, ठीक है। पुलिकट लेक पर हो जाता है। पुलिकट लेक जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसी के मुहाने पर श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जो भारत का प्रक्षेपण केंद्र है। यह एक लैगून झील है, खारे पानी की झील हो जाती है। चिल्का लेक उड़ीसा में स्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाती है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? वेम्बनाड झील आपका हो जाती है कहाँ पर भाई साहब हो जाती है? कोई बताएगा? वेम्बनाड की झील आपका केरल में हो जाती है। कहाँ पर? केरल में। वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी तट पर बड़े आकार का लैगून जिसमें छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। मरादू, वल्ला वल्ला वल्लार पदम, ठीक है। उदय पेरूर, पथेरीरा, पथीराम, रामनाल, अरे यार क्या नाम। आंध्र प्रदेश की झीलें पुलिकट और कोलेरू हो जाती हैं, ठीक है। किसको राष्ट्रमयी झील कहा जाता है? कौन सा भैया राष्ट्रमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड को कहा जाता है। रूपकुंड झील कहाँ पर है? रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित हो जाती है। रूपकुंड झील को राष्ट्रमयी झील कहा जाता है। मानव कंकाल झील माना जाता है, देख रहे हो ना, मानव कंकाल झील कहा जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। अच्छा, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो वेम्बनाड आपका केरल में सही है। लोकटक झील आपका मणिपुर में देखने को नहीं, मेघालय में। डल झील आपका कश्मीर में। पुलिकट लेक आपका आंध्र प्रदेश में हो जाती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले सवाल पे। मुंबई की मीठी मीठी नदी कौन सी भी है? मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? मुंबई की मीठी नदी आपका पोवई झील से निकलती है। देख रहे हो? अच्छा सवाल है। मीठी नदी मुंबई में प्रभावित होती है। कौन सा मीठी नदी मुंबई में प्रभावित होती है? इसकी उत्पत्ति का प्राथमिक स्रोत पोवई झील व द्वितीयक स्रोत आपका विहार झील है। यह आपका 18 किलोमीटर लंबी हो जाती है। चलिए यहाँ पर आपका ये प्रमुख झील है, और आपको यहाँ पर मतलब उनको बताना है भैया किस प्रकार की झील है, ठीक है। तो अभी जस्ट पढ़ा गया था यार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, गोखुर जो झील ये प्रकार है, चिल्का लेक जो है गोखुर झील प्रकार की, गोखुर प्रकार की। लोनार जो है ये प्लाया प्रकार की। सुरहा ताल जो है क्रेटर लेक है, और शांभर है लैगून लेक है, ठीक है। ध्यान रखना इनको, देख रहे हो, अच्छा सवाल पूछा गया, यहाँ पर लपेटा गया। शांभर जो है वो लैगून झील है। सुरहा ताल आपका क्रेटर है। लोनार लेक आपका प्लाया प्रकार की है। चिल्का लेक आपका गोखुर झील हो जाती है। चिल्का लेक कहाँ पर? उड़ीसा में देखने को मिलेगी आपको। चलो भाई, चलिए चलते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया पुलिकट लेक आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में हो जाती है, ठीक है। लोनार लेक आपका महाराष्ट्र में। कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील मणिपुर में देखने को मिलेगी आपको। अगला सवाल फिर मैच कराना है। चलो देख रहे हैं। पुलिकट आपका तमिलनाडु, और पुलिकट वाला तो इन लोगों ने लाइन लगा रखी थी, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। लोनार लेक महाराष्ट्र में, ठीक है। सांभर लेक राजस्थान में, और आपका नक्की लेक भी राजस्थान में। नौकुचिया आपका उत्तरांचल, नौकुचिया
कुचिया, ठीक है। भारत की निम्न झीलों में कौन सी जम्मू कश्मीर में स्थित है? जम्मू कश्मीर में आपका कौन सी हो जाती है? जो अंचार झील, क्योंकि फुलहर लेक आपका आंध्र प्रदेश में, फुलहर लेक आपका अच्छा यूपी में, कोल्हेरू लेक आंध्र प्रदेश में। चलो अंचार झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश तथा हमीरसर झील गुजरात में है। हमीरसर झील कहाँ पर? गुजरात में। जबकि फुलहर लेक आपका यूपी के पीलीभीत में स्थित है। यहीं से तो आपका गोमती नदी निकलती है, ठीक है। तो यही थोड़ा आपको देखना था। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है, भारत की निम्न झीलों में कौन सी जो है असम में स्थित है? असम में आपका हो जाती है चपनाला, असम में स्थित है चपनाला लेक हो जाती है, ठीक है। साला कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश में। और हमीरसर जस्ट अभी पढ़ा गया था, ये कहाँ पर? हाँ भूल गए, हमीरसर, हमीरसर, अच्छा सर सर बोलते हैं किसको? गुजरात वालों को, ठीक है। तो ये हो गया हमीरसर, गुजरात में हो जाता है। भारत के किस राज्य में फुलहर लेक है? तो फुलहर लेक आपका किस में हो जाती है? तो उत्तराखंड के पीलीभीत में हो जाती है, यहीं से आपका गोमती नदी निकलती है, ठीक है। चलो भाई, ये जस्ट अभी यहाँ पर पढ़ा गया था, ठीक है। झीलें इधर आपको मैच कराना है, तो साला, साला, साला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। लोनार लेक आपका, लोनार लेक आपका कहाँ पर हो जाती है? महाराष्ट्र में। और फिर तलवारा आपका राजस्थान, हैफलांग असम, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इनको क्या है। साला आपका अरुणाचल प्रदेश सही है, हैफलांग असम में सही है बिल्कुल, लोनार लेक महाराष्ट्र में, तलवारा राजस्थान, राजस्थान में ज़्यादा तलवारें चलती हैं। और नक्की लेक भी कहाँ पर है? नक्की लेक भी आपका यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे भी पढ़ा गया था। चलो भाई आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं अन्य जो तथ्य हैं, अन्य तथ्यों को भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इधर राज्य, इधर गर्म झरने बताने हैं, कौन से को सही संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण आपका गर्म झरना हो जाता है, उड़ीसा में तप्ता पानी हो जाता है उड़ीसा में, ठीक है। वज्रेश्वरी जो है महाराष्ट्र में हो जाता है। नारायणी जो है आपका गर्म झरना, वो आपका राजस्थान में हो जाता है। नारायणी कहाँ पर? राजस्थान में। वज्रेश्वरी, वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में। तप्ता पानी उड़ीसा में, ठीक है। मणिकर्ण कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हिमनद और आपका अवस्थित कहाँ पर स्थित हो जाते हैं? तो सियाचिन जो है, सियाचिन हिमनद आपका नुब्रा घाटी में स्थित हो जाता है। बियाफो जो है, ब्राबलो, बियाफो, बी से इसमें भी, बीस में याद हो जाएगा। 12 सिगरी, सिगरी हिमनद चंद्रा घाटी में। सोनापानी हिमनद जो है पट्टन घाटी में, सोनापानी पट्टन घाटी, सोनापानी हिमनद जो है पट्टन घाटी में स्थित है, ठीक है। तो सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी में, बियाफो हिमनद जो है ब्राबलो घाटी, 12 शिगरी हिमनद जो है चंद्रा घाटी में स्थित हो जाता है। और फिर सोनापानी हिमनद जो है पट्टन घाटी में स्थित हो जाता है। फिर एक बार आपको देखना पड़ेगा भाई, चलो देख लेते हैं। तो सियाचिन हिमनद जो है वो नुब्रा घाटी में हो जाता है, ठीक है, नुब्रा घाटी में हो जाता है, ठीक है। बियाफो ब्राबलो घाटी, 12 शिगरी चंद्रा घाटी में हो जाता है। सोनापारी आपका पट्टन घाटी में हो जाता है। चलो भाई, निम्नलिखित में हिमनदों में उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में स्थित है। कुमायूं में कौन सा? मिलाम आपका हिमनद हो जाता है, मिलाम हिमनद हो जाता है। यहाँ पर आपका गर्म झरना आपका तप्ता पानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखो, मणिकर्ण आपका हिमाचल प्रदेश में सही है। ज्वालामुखी आपका झरना जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में। अनहोनी मध्य प्रदेश में। और तप्ता, अच्छा सॉरी, मतलब ज्वालामुखी वाला गलत है, ठीक है। तप्ता पानी उड़ीसा में। तो आपको कौन सा भैया कहाँ देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक। मणिकर्ण आपका हिमाचल प्रदेश में देखने, अनहोनी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तप्ता पानी उड़ीसा में देखने को मिलेगा। चौराबाड़ी जो ग्लेशियर स्थित है, चौराबाड़ी आपका, चौराबाड़ी जो है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित हो जाता है। चौराबाड़ी, 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 चौराबाड़ी ग्लेशियर हिमनद जो है उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक प्रसिद्ध केदारनाथ तीर्थ स्थल है जो मंदिर में स्थित है, ठीक है। मंदाकिनी नदी का स्रोत चौराबाड़ी ग्लेशियर ही है, मंदाकिनी नदी, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी नदी का यहाँ पर बताया जा रहा है। चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है ये आपका स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। यहीं से आपका क्या निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। चलो, यहाँ पर गर्म स्रोत हैं और यहाँ पर स्टेट बताया गया, आपका कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो, अच्छे अच्छे सवाल यार पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे आपका बक्रेश्वर जो है पश्चिम बंगाल,
बक्रेश्वर जो आपका गर्म झरना स्रोत है जो पश्चिम बंगाल, गौरीकुंड उत्तराखंड में हो जाता है, रूपकुंड जैसे नहीं वैसे गौरीकुंड, मणिकरण आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है, और देव लाचरी उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित हो जाता है। ठीक है, देवलाचरी उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, बक्रेश्वर पश्चिम बंगाल में, गौरीकुंड उत्तराखंड में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और देवलाचरी उड़ीसा में आपका हो जाता है। अगला, चारागाह और हिल स्टेशन और अवस्थिति उनकी कहाँ पर यहाँ पर बताई गई। तो ये देख रहे हो ना यार, ये पहलगाम, ये सवाल पूछा गया। ठीक है, अभी जो अटैक हुआ था ना पहलगाम में, वो भैया ठीक है यही मिल गया भैया। ठीक है, तो हम मिल गया, तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर इसको देखते हैं, मिलान करते हैं इसके। तो तो यहाँ पर बन्नी 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 चारागाह जो गुजरात में देखने को मिलेगा, बुगलियार चारागाह उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका खज्जियार हिमाचल प्रदेश में, पहलगाम जो चारागाह जो हिल स्टेशन है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। देख लो ना पहलगाम कितना इम्पोर्टेंट है। अब तो इसका और इम्पोर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा, अब तो इस पूछा ही जाएगा। तो पहलगाम हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर में, खज्जियार हिमाचल प्रदेश में, खज्जियार बुगलियार जो उत्तराखंड में, बुगलियार या पयार जो बोले जाते हैं। ठीक है, पयार घास के स्थल। ठीक है, फिर बन्नी चारागाह जो है गुजरात में। ठीक है, बन्नी 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 ठीक है, बन्नी मोदी जी बन्नी। ठीक है, ऐसे याद कर लो। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय किसका हो जाता है, तो सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय हो जाता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर को जो भारत के उत्तर में बर्फीले चोटियों से आच्छादित है, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। कौन सा हिमनद सबसे बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा आपका सियाचिन हिमनद हो जाता है। कौन सा सियाचिन हिमनद हो जाता है, किसके किसके बीच में विभाजित है, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, सियाचिन जो हिमनद पूर्वी काराकोरम दर्रे में हिमालय पर्वत पर स्थित है। किसमें, काराकोरम में स्थित है। किसमें, पूर्वी काराकोरम में स्थित है। ठीक है भैया, और फिर उसके बाद में आपका गिलगित बाल्टिस्तान में आपका स्थित है। कौन सा, बाल्टोरा। ठीक है, और चोमोलुंगमा जो हिमनद है वो आपका 50 किलोमीटर लंबा है, 61 किलोमीटर लंबा बियाफो हिमनद पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में पड़ता है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी जो आपके लैगून लेक कौन सी हो जाती है, तो आपका चिल्का लेक हो जाती है, उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का लेक जो उड़ीसा में 1981 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह झील उड़ीसा के 3 जिलों पुरी खुर्जा और आपका गंजाम जिलों में विस्तृत है। पुलिकट लेक आपका आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, वो खारे पानी की झील है। कुलेरू लेक का संबंध आंध्र प्रदेश तथा की किलीवेली झील का संबंध तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाता है। ठीक है, चलो ये खत्म कहानी बिल्लो रानी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, चलते हैं भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे दर। ठीक है, चलो भाई, तो ये रहा भैया आपका पहला सवाल, 100 नंबर का है। ठीक है, छक्का लगा दो इसमें। तो कह रहा है कि कौन सा जो शहर है वो खैबर दर्रे के सबसे निकट है। और भैया खैबर दर्रा जो पेशावर शहर है वो खैबर दर्रे के सबसे नज़दीक हो जाता है, खैबर दर्रे के सबसे नज़दीक हो जाता है। खैबर दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। ध्यान रखना भैया, किसको किसको जोड़ता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। कौन सा, खैबर दर्रा। कैसा दर्रा है, एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, खैबर दर्रे के सबसे निकटतम पेशावर स्थित है। कौन सा भैया, पेशावर स्थित हो जाता है। ठीक है भैया, चलो आगे बात कर लेते हैं। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित हो जाता है, नाथुला दर्रा भैया भारत के सिक्किम राज्य में स्थित हो जाता है। सिक्किम को आपको 35वें संविधान संशोधन से आपका क्या किया गया था, शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को बोर्ड राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ओके भैया, चलो तो सॉरी, वही हम बात करते हैं यहाँ पर। ये अगर हम इसको देखना चाहें, नाथुला दर्रा जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4310 मीटर है। इस दर्रे को 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद में बंद कर दिया गया था। 2006 में भारत और चीन के बीच सीमा पर व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। ठीक है, नाथुला दर्रा भी आपका बात करते हैं यहाँ पर, ये किस राज्य में, सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा सिक्किम में है, तो नाथुला। वही घुमा फिरा के जैसे इधर से मारा एक उधर से मारा। ठीक है, 2006 में नाथुला दर्रा किन दो देशों के बीच में सीमा पर व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया था, तो चीन के साथ में 1962 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि चाइना वार की वजह से बंद किया गया था।
चलो तो फिर कहते हैं कि पर्वतीय दर्रा और राज्य यहाँ पर बात करते हैं तो लिखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला दर्रा देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला देखने को मिलेगा, सिक्किम में नाथुला दर्रा देखने को मिलेगा, जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा जो लद्दाख में पड़ेगा। ठीक है भाई, लद्दाख में पड़ेगा। अच्छा, किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, किस दर्रे से होकर के लेह जाने का रास्ता हो जाता है, तो जोजिला दर्रा से आपका लेह जाने का रास्ता हो जाता है। जोजिला दर्रा आपका जास्कर श्रेणी पर स्थित है। कैसा भी है, जोजिला दर्रा किस श्रेणी पर है, जास्कर श्रेणी पर है, जिससे होकर श्रीनगर से लेह जाने का आपका मार्ग गुजरता है। सिपकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है और जो जम्मू से होकर श्रीनगर का मार्ग बनाता है। ठीक है, बनिहाल दर्रा। चुम्बी घाटी जो है सिक्किम और भूटान के मध्य में स्थित है। किसके, सिक्किम और भूटान के बीच में स्थित है। चलो भाई अगला बात कर लेते हैं। शिवकला की अगर बात करते हैं, शिवकला आपका हिमाचल प्रदेश में, लिपु लेक आपका उत्तराखंड में, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा सिक्किम में सही है। जोजिला दर्रा आपका कश्मीर में हो जाता है, तो ये आपका यही वाला गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, लिपु लेक उत्तराखंड में हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर शुरू होता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं भैया। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, और सेला जो आपका, ये आपका अगर बात करते हैं उत्तराखंड में नहीं है। सेला दर्रा जो है, सेला साला, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर के वर्तमान लद्दाख में स्थित हो जाता है। बनिहाल दर्रा फिर नीति वाला कहाँ पर, उत्तराखंड में हो जाता है। सिपकिला दर्रा आपका सिपकिला दर्रा कहाँ पर हो जाता है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में हो जाता है। ठीक है, और सिपकिला आपका बनिहाल दर्रा सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, नीति वाला उत्तराखंड, शिवकिला वाला हिमाचल प्रदेश। शिवकिला, ठीक है, शिवकिला, हिम से शिवकिला, हिम जो है, हिम माना कि बहुत बड़ा हिम है ऐसे, तो शिवकिला ऐसे। ठीक है, याद करो यार कैसे भी। ठीक है, चलो यहाँ पर मैच कराना है भाई। ठीक है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। चलो भैया, ठीक है, जलेपला कहाँ पर है, तो एक बार इनको ही देखना पड़ेगा भाई। बुमला दर्रा कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। जलेपला आपका सिक्किम में हो जाता है। मुलिंग ला दर्रा उत्तराखंड में, और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। यह दर्रा शिवकिला को शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जो शिवकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, और मुलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड में, जलेपला दर्रा सिक्किम में, बुमला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जलेपला आपका सिक्किम, जलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड, मुलिंगला उत्तराखंड। ठीक है, चलो सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित हो जाता है, सिपकिला दर्रा आपका कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। सिपकिला, ठीक है, अभी जस्ट ऊपर बढ़ा गया था ट्रिक से। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश लिखा, लेपुलेख उत्तराखंड सही है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश सही, पालघाट आपका केरल में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही, ललन टॉप सही है। लेपुलेख आपका उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में हो जाता है, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में, पालघाट आपका केरल में हो जाता है। ओके भैया, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही जो है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। सही पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है, तो आपको अगर इनके स्टेट पता है तो आप बता सकते हो। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में हो जाता है, लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में हो जाता है, और फिर उसके बाद बोमडिला और शिवकिला, ठीक है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में हो जाता है, बोमडिला और आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अब लगा लो यार, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगा लो, अब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहले कौन आएगा, तो शिवकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख आपका उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, और आपका बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। भारत की सीमा पर स्थित जो आपके दर्रे हैं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है, पूर्व से इधर साइड से और इधर की ओर बताना है। ठीक है, अगर इनके स्टेट पता है तो आप बता सकते हो। लिपुलेख उत्तराखंड, शिवकिला पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो आपका जो उत्तर बैठेगा ए वाला ही बैठेगा। ठीक है, तो बोमडिला के बाद में नाथुला, फिर सिक्किम, फिर शिवकिला पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा दर्रा जो है वो आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। ठीक है, तो आपका थाल घाट और फिर भोरघाट, पालघाट, ये खैबर दर्रा जो अभी जस्ट पढ़ा गया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पर आपका खैबर दर्रा हो जाता है। ठीक है, खैबर दर्रा, तो यहाँ पर जैसे खैबर दर्रा पाकिस्तान के पख्तून प्रांत में स्थित है। ठीक है, चलो थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में, जबकि पालघाट केरल में स्थित है। चलो
आगे बात करते हैं यहाँ पर पर्वतीय दर्रा और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर तो पर्वतीय दर्रा की अगर बात करते हैं, मानावाला कहाँ पर, उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में और सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, फिर बनिहाल आपका, फिर दर्रा जो है नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा, और ये जस्ट वही वाले पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, बनिहाल आपका जम्मू कश्मीर में मिलेगा, रोहतांग का हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर हो जाता है, सिक्किम में हो जाता है, फिर उसके बाद में लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में हो जाता है। ठीक है, ओके। किसका सुमेलित नहीं है, किसका सुमेलित नहीं है, तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में भोरघाट नहीं है, भोरघाट केरल में हो जाता है। ठीक है, और पालघाट भी आपका केरल में हो जाता है, तो ये आपका दूसरी वाला। ठीक है, आगे बात कर, रोहतांग दर्रा अवस्थित है, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाता है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाता है। चलिए भैया, तो अब चैप्टर नंबर हम चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो, दोस्तों सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। और यहाँ पर अगर कैसा लग रहा है कंटेंट वगैरह, तो आपको स्पीड में थोड़ा कराना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यार हर जगह ऐसा नहीं, कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर जाओ बड़े बड़े चैनल पे, तो वहाँ पर 1 घंटे में 10 सवाल, 15 सवाल, यार लोचा चल रहा है सब, हर जगह से व्यापार चल रहा है। तो यहाँ पर देख लो आप, हमारा भी अपना तैयारी चल रही है, पढ़ाई कर रहे हैं अपना भी, तुम भी पढ़ाई करो, बस मजे करो यहाँ पर, देखो। चलो चलते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपका, ये रहा छक्का वाला। ठीक है, तो वो ये रहा आपका, कह रहा है कौन सा कारण है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होने, अरे यार पश्चिमी विक्षोभ लगाओ, शीत ऋतु में जब वर्षा होगी, जब भी वर्षा होगी, तो पश्चिमी विक्षोभ आप सीधे सीधे लगा देना। ठीक है, काम हो जाएगा, बाद में हमसे पूछ लेना क्यों। तो देख लेते हैं थोड़ा सा यार। पश्चिमी विक्षोभ जो है पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की ओर पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं, और पश्चिमी जट प्रवाह इन अवतापों को भारत की ओर उन्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शीतकाल में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी तथा उत्तर भारत के मैदानों में कुछ वर्षा कराते हैं। रबी की फसल के लिए लाभदायक होते हैं। किसके लिए, रबी के लिए। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखना भी है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। तो ये जो आपका पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला सवाल, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल करें, भारत के उत्तरी पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला बात करते हैं, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न कहाँ से होते हैं, भूमध्य सागर से। कहाँ से उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो उत्तरी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ से ही वर्षा होती है। ठीक है, देख रहे हो सवाल, उसी से सारे सवाल पूछे गए। अगला सवाल पूछा गया, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, तो किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में आपका क्या होती है, शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। चलिए भाई साहब आगे बात कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में दिसंबर और फरवरी के मध्य की एक वर्षा मुख्यतः उत्पन्न की जाती है। तो आपका ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपका उत्पन्न होती है, कब होती है, तो भारत में दिसंबर में और फरवरी के मध्य की वर्षा होती है, जो गेहूं के लिए लाभदायक होती है। चलिए अगला सवाल, कला भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, और फिर कह रहा है कारण कह रहा है जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो जाते हैं। तो आपका दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपके सही है, लेकिन व्याख्या नहीं होता है। ठीक है, शीत ऋतु में अनेक चक्रवाती अवदाब भूमध्य सागर की ओर से चलते हुए उत्तर भारत में पहुंचते हैं। इन क्षेत्रों में ये अवदाब थोड़ी मात्रा में वर्षा करते हैं। ठीक है, गेहूं की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून दौड़ते पूर्वी मानसून के कारण होती है। इसी को पश्चिमी जो लौटते हुए मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, भारत में
भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों से के कारण होती है? कौन सी पवन होती है? दक्षिण पश्चिम पवन के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम पवन के कारण होती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। किसके द्वारा? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है, जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार शीतकालीन मानसून प्रवाह की दिशा भारत में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में राज्य में होता है, तो ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट है सब कुछ। भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है, जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी प्रकार शीतकालीन मानसून जो प्रवाह की दिशा भारत में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। चलो अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन आपका केरल राज्य में सबसे पहले होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे कम वर्षा आपका चेन्नई में होती है। कहाँ पर? चेन्नई में। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में चेन्नई सबसे कम वर्षा होती है, और यह महानगर उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य लौटते हुए मानसून से प्राप्त होता है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? किन राज्यों में अधिकतम औसत वर्षा वार्षिक होती है? तो केरल में आपका औसत वर्षा अधिकतम होती है। ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें, ये लिखा है यहाँ पर 3500 mm होती है। ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान कौन सा हो जाता है? तो ये मौसिनराम हो जाता है। कौन सा भी? मौसिनराम हो जाता है। भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। कब से भैया? जून से। जून आने वाला है, मई चल रहा है, जून आने वाला। ठीक है। तो यहाँ जब संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं प्रभावी होती हैं, तो मौसिनराम भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जिलों में बसा एक गांव है। शिलांग से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव अपनी 1080 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ में पृथ्वी पर स्थित सबसे नम स्थान है। यह भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा प्राप्त करने वाला एक स्थान है। और इसके पहले यह रिकॉर्ड चेरापूंजी के पास में था। पहले चेरापूंजी के पास थे, अब मासिन के पास में है। बहुत भैया ध्यान रखना। अगला कथन कह रहा है कि भारत की जो जलवायु है, मानसून का प्रभुत्व, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व सही है। मानसून स्थायी पवन है। मानसून क्या है भैया? स्थायी पवन है। तो आपका पूछ रहा है कौन सा आपका सही है गलत है, इस तरीके से पूछा गया, तो आपका सी वाला इसमें उत्तर हो गया। उत्तर क्या है भैया? कह रहा है कि ए सही है और यहाँ पर आर गलत है। ठीक है। मानसून स्थायी पवन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है। मानसून स्थायी पवन नहीं है। ठीक है। ग्रही पवन नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर इसमें ऋतुगत परिवर्तन होता रहता है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला करा कि कथन करा मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है। हाँ बिल्कुल है। मानसून पवन एक ग्रही पवन है। अब देखो ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये गलत है। देखो वो थोड़ा सा वहाँ पर बदला था, यहाँ ग्रही पवन लिख दिया। ठीक है। वहाँ पर स्थायी पवन लिखा था, तो यहाँ पर ये वाला गलत ही है। ठीक है। तो आपका गलत है। ठीक है। पहला वाला सही था। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है भाई साहब, 1 नंबर का सवाल है, दे के जाएगा आपको। वर्षा की मात्रा है जो वायुमंडल की नमी पर स्थित है। वायुमंडल की नमी पर आपका निर्भर करती है। ठीक है। वर्षा यानी रेनफॉल एक प्रकार का संघनन है। क्या है भैया? एक प्रकार का संघनन है। ठीक है। और पृथ्वी की सतह से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिरता है। इसे वर्षा कहा जाता है। ध्यान रखना, वर्षा किसे कहते हैं? तो वर्षा किसे कहते हैं? जो वाष्प जल होता है, वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, फिर ठंडा होकर नीचे बूंदों के रूप में धरती पर गिरता है, उसे ही वर्षा कहा जाता है। ठीक है। उसे ही रेनफॉल कहा जाता है। वर्षा के लिए 2 बातें आवश्यक होती हैं। वर्षा में पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प का होना और वाष्पन में भारी हवाओं का शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से ठंडा होना और उष्णांक तक पहुंचना। ठीक है। स्पष्ट है कि वर्षा की मात्रा वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। और वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहली संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती या वाताग्रीय वर्षा होती है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर करा कि आपसे भारत एक मानसूनी देश है। बिल्कुल ये तो सही है, कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। क्योंकि करता है। ठीक है। तो आपको सही व्याख्या भी कर रहा है ये। ठीक है। सही व्याख्या भी कर रहा है।
चलिए, उच्च हिमालय उच्च जो हिमालय है उच्च हिमालय जो है उच्च हिमालय भारत को जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। ग्रीष्म काल में हिमालय दक्षिणी पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा कराता है, जबकि यह शीतकाल में साइबेरिया की शीतल हवाओं को रोककर, देख रहे हो ना, शीतल हवाओं को भी रोकता है, रोककर देश में अपेक्षाकृत गर्म रखता है। यही कारण है कि देश का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर तथा शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, किंतु यहाँ की जलवायु उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, कैसी है? उपोष्ण और उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय आपकी जलवायु हो जाती है। चलिए भाई, हाँ, कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो आपका बच्चे को पता है, छोटे बच्चे को भी पता है, छोटे बच्ची हो गया, तो यहाँ पर लेह, ठीक है, लेह में आपका लेह भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला आपका स्थान है। यह लद्दाख से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह हिमालयी श्रेणियों के वरिष्ठ छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसमों में वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। ध्यान रखना, दोनों में नहीं प्राप्त कर। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिनराम तथा चेरापूंजी है। यह मेघालय में स्थित है। जैसलमेर तथा बीकानेर राजस्थान में 2 जिले हैं जहाँ यहाँ पर भी वर्षा कम होती है, यानी जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं लद्दाख में, आपका लेह में, लद्दाख में आपका क्या है, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका रीजन क्या होता है? तो इसका रीजन क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बहाव, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी सही। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जाकर जोर होना, मतलब कुछ ही समय में, मतलब कुछ महीनों में जोर होना, फिर नहीं होना। ठीक है, तो आपके उपयुक्त सभी कथन हो जाते हैं, सही भी हो जाते हैं। भारत में यद्यपि वर्षा अधिक होती है, किंतु यह केवल मानसून के महीने में ही होती है। साथ ही यहाँ पर वर्षा का पानी अधिकांशतः बहकर तथा भाप बनकर बेकार चला जाता है, तथा उपयुक्त सभी सही है। शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता जो दशा है संदर्भित है, तो ये आपका निम्न आर्द्रता से संबंधित हो जाता है। शुष्कता दशा की जो स्थिति निम्न आर्द्रता के कारण होती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापते हैं। ठीक है, आपको बताना क्या है, पोटोमीटर क्या होता है, पोटोमीटर। कमेंट बॉक्स में बताओ यार, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, देखेगा, लास्ट में देखेगा, जो भी बच्चा देखेगा उसको बताना पड़ेगा पोटोमीटर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाँ, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? कौन से है जो आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो कोच्चि में होता है, और कहाँ पर? तेजपुर में होता है। लुधियाना पंजाब में नहीं होता है। लुधियाना में लोग जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं बहुत गर्मी हो रही। अहमदाबाद में भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कोचीन क्षेत्र में, जो अर्थात केरल राज्य में वर्षा का आगमन सबसे पहले होता है। यहाँ की जलवायु में आर्द्रता का अनुभव सबसे पहले होता है, और यह वर्षा प्रधान क्षेत्र है। असम का तेजपुर भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उपस्थित होने के, असम में तेजपुर पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, कौन सा पॉइंट एक जो है सही नहीं है? कौन सा ये पॉइंट सही नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ये तो पॉइंट सही दिया गया। भारतीय मानसून अल नीनो के प्रबल होने पर प्रबल होता है, ये गलत है। ठीक है, ये तो गलत दिया गया, तो ये तो आपका पूछा गया था। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला लीना प्रबल होता है, तो ये सही है। पंचगनी पठार पर अति न्यून वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र में उपस्थित है, सही है। अल नीनो जल धारा के पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा होती है, जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट करती है। भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर करती है। इसे विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। तो यहाँ पर अब बात करते हैं भाई साहब, जो उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कैसा लग रहा है वीडियो, अगर आपको बताना जरूर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो थोड़ा बहुत। चलो देख लेते हैं सवाल 23 नंबर का। कह रहा है कि दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भाग में पाई जाती है। कारण कह रहा है कि यह सह्याद्री के वृष्ट छाया प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो आपका ये दोनों पॉइंट आपको सही लग रहा है, व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत में आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भाग में पाई जाती है, और फिर यह सह्याद्री के वृष्ट छाया प्रदेश में आपका पड़ता है। ठीक है,
दक्षिण भारत में आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भागों में पाई जाती है या सह्याद्री के वृष्ट छाया प्रदेश में पड़ता है। ज्ञात है कि सह्याद्री को पश्चिमी घाट पर्वत भी कहते हैं, जिसका विस्तार कर्नाटक महाराष्ट्र से लेकर केरल राज्य तक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल आने वाले चक्रवात के सूचक होते हैं? तो अगर किस प्रकार के बादल आ रहे हैं तो चक्रवात के सूचक कराते हैं। तो पच्छाभ स्तरीय मेघ जो होते हैं वो आपके चक्रवात के सूचक हो जाते हैं। ठीक है, पच्छाभ स्तरीय मेघ प्राय श्वेत वर्ण के होते हैं। कैसे भैया? सफेद होते हैं, जो आकाश में एक पतली धूलिया रंग की चादर के समान फैले रहते हैं। इसके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रवाह मंडल बन जाते हैं, जो कि निकट भविष्य में चक्रवात के आगामी आगमन की सूचना देते हैं। तड़ित झंझावट संबंधित होते हैं। तड़ित झंझावट जो होते हैं कपाशी बादल वर्षा बादलों से संबंधित हो जाते हैं। ये भी है कौन सी बला है? तो बला है, तो बला देखना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि कपाशी वर्षा बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे होते हैं। कैसे अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे होते हैं? ठीक है, इन बादलों से तड़ित झंझा तथा गरज के साथ वर्षा तथा कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है। इन मेघों को गर्जन मेघ भी कहा जाता है। ठीक है, कपासी वर्षा तड़ित झंझावत। ठीक है, ओके। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है? तमिलनाडु हो जाता है। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर बात करते हैं यहाँ पर तमिलनाडु उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला आपका राज्य तमिलनाडु हो जाता है। कुल आपको 50 से 60% वर्षा प्राप्त करता है। शीतकालीन मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। ठीक है, ओके भाई साहब, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात क्या करेंगे? आगे बात करते हैं वन वाला। ठीक है, वन वाला यहाँ पर छपा। चलिए, तो वन वाला यानी फॉरेस्ट वाला, तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट जो सवाल बनते हैं वो हम चर्चा कर लेंगे। बाकी जो वो कुछ मतलब परसेंटेज वाला सबसे ज़्यादा कम कौन से वो हम छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि आपको इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है 2023 वाली, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 वाली, वो 2023 वाली उसको हम वीडियो डाल लेंगे। वो आपको वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ये वाला मतलब जो डाटा है वो पुराना है, तो इसलिए आपको जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आपका ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित वनस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? तो साल वृक्ष का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले सवाल हम यहाँ पर करा देते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि किन राज्यों में आपका सागौन का वन पाया जाता है? सागौन के वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में आपके सागौन के वन पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सागौन के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत में सागवन के वन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ से ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे तथा घने नहीं होते हैं। इन वनों में साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरड़, बहेड़ा पाए जाते हैं। इस प्रकार वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में होता है। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल देखो। कह रहा है कि कथन कह रहा है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकी संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। हाँ, रहा है भी। वन क्षेत्र तथा जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। कह रहा है वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक यार संबंध कैसे होगा? तो यहाँ पर सॉरी, ठीक है, नकारात्मक ही संबंध होता है, सकारात्मक थोड़ी ना होगा। मतलब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वनों को काटेंगे लोग। ठीक है, तो ये ई और बी दोनों आपका जो सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये अभी डाटा जो है इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सवाल आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन आपका तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री में मिलेंगे। ठीक है, चलो, कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन अभी जस्ट पढ़ा गया था, पश्चिमी घाट पे मिलेंगे। कहाँ पर? पश्चिमी घाट पे मिलेंगे। पश्चिमी घाट को ही क्या कहा जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत में अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में मिलेगा? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा भैया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ये डाटा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ठीक है,
कुछ डाटा छोड़ रहे हैं। देखो इस तरीके से डाटा जो है आपको देखना पड़ेगा, मतलब ये इस तरीके से डाटा जो आपका 2023 की इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, जो 2023 वाली वो पढ़नी पड़ेगी, वो उसका इसमें वीडियो पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी डाटा छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे जो क्वेश्चन पढ़ने वाला होगा वही वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं तो कहाँ पर, विषुवती वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अधिपादप जो विषुवती वनों में पाए जाते हैं, अधिपादप मुख्यतः विषुवती वनों में पाए जाते हैं। अधिपादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं, लेकिन परजीवी नहीं होते हैं, ठीक है। और ये वृक्षों के तनों, शाखाओं तथा दरारों, छाल आदि पर उग जाते हैं और वे उसी में अपनी अपनी जड़ें चिपका कर रखते हैं। वृक्षों के विशेषकर पुराने भागों पर ज्यादातर अधिपादप पाए जाते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये सवाल पूछा जा सकता है अगले, तो इसको हम देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वन जो है साइलेंट वैली प्रदेश में मिलेंगे, शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, कच्छ वनस्पति आपका सुंदरवन में मिलेगी, पतझड़ वन आपका है राजस्थान में देखने को मिलेंगे, राजस्थान में देखने को मिलेंगे। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1984 में की गई थी, 1984 में की गई थी। ये सवाल आपका बन सकता है, ठीक है, ये सवाल आपका बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा? तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वन का संवर्ग नहीं है, बाकी ग्राम वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ये सब कुछ इसमें आता है भाई। चलो, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो बहुउपयोगी जो पौधे होते हैं उनको क्या किया जाता है भाई? प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक वानिकी का तात्पर्य है पर्यावरणीय तथा सामाजिक ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लोगों द्वारा सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से वृक्षारोपण करने से। राष्ट्रीय कृषि आयोग के 19 क्षेत्र के परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय वानिकी के अंतर्गत खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्षों को लगाना, ईंधन, चारा और लकड़ी तथा लघु स्तर पर वनोत्पादन आदि को सम्मिलित करना, ठीक है। ये सवाल हम छोड़ रहे हैं भाई, ये सवाल छोड़ रहे हैं क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट हो जाए। चलो अब बात कर लेते हैं वृक्षारोपण। वृक्षावरण वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है तो पूर्वी दक्कन क्षेत्र में हो जाता है। तो इस तरीके से ये वाला भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको देखना होगा। ये रहा आपका कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है जो हमेशा देता है? तो ये आपका हो जाता है लोकाट। ओ भैया लोकाट जो है, लोकाट एक खट्टा मीठा फल है, खट्टा और मीठा फल है, कितना अच्छा लगता है। यह औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। यह वृक्ष मध्याकार और शाखा से युक्त होता है। लोकाट के वृक्ष की लंबाई 5 से 6 मीटर होती है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपका 1/3 क्षेत्र पर वन क्षेत्र रखने का आपका रखा गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। वह कौन सा जो वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब यह एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है? तो यूकेलिप्टस लिप्टस है जो नहीं खड़ी है ज्यादा, उन्हीं चक्कर में है, ठीक है। चलो ये ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से सवाल, ये भी आपका सवाल बन सकता है भैया। सागवन जो वृक्ष है हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलेंगे। देवदार जो है हिमालय के उच्च क्षेत्र में। देखो देवदार कैसे याद कर सकते हो? देव मतलब देवता, देवता कहाँ बैठे? हिमालय के ऊंचे वाले भागों में, ठीक है। सुंदरी, हाँ ये सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन। सिनकोना जो है मध्य भारत में मिलेंगे। सिनकोना कोना मध्य भारत में मिलेंगे। चलो भाई अगला सवाल। अगला सवाल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार रिपीटेड सवाल है। वो कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। ओ भैया भूटान वाले, भूटान भूटान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है। भूटान भारत को विद्युत की आपूर्ति करता है। ओ भैया ठीक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वातावरण का कितना परसेंट है? तो लगभग 12% के आसपास हो जाता है, ठीक है। अगला, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हो जाते हैं? सागौन तथा साल आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के आपके उत्पाद हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यहाँ पर मैंग्रोव से शुरू होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है, कौन सा हो जाता है? तो आपका कोरिंगा। ध्यान रखना में कोरिंगा जो है मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित हो जाता है, नदी डेल्टा पर स्थित हो जाता है। चलो आगे, कोरिंगा जो अभी आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित हो जाता है, जस्ट अभी पढ़ा गया था और ऊपर पढ़ा गया था, ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित हो जाता है कोरिंगा। तो
तो यहाँ पर कोरिंगा जो मैंग्रोव स्थल है वो आपका कहाँ पर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, वेम्बनाथ केरल में देखने को मिलेगा, पुलिकाट तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, विक्रोली जो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, गंगा डेल्टा में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस तरीके से ये अभी जो रिसेंट वाली 2023 वाली रिपोर्ट है उसमें देखना पड़ेगा आपको। भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, तो सुंदरवन में पाई जाती है। ठीक है, ये अभी भी उस जो नई रिपोर्ट है उसमें भी यही डाटा है। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, सुंदरवन में जाता है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगला अगला क्या है, अभी अगला सवाल है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मैंग्रोव वन जो है ये इस तरीके से भारत में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से गंगा नदी डेल्टा अर्थात महानदी, गोदावरी, कृष्णा, सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। फिर पूछा गया कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है, तो मालाबार तट हो जाता है। ठीक है, चलिए पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कितना, तो कम होता है। ठीक है, कम होता है। चलो भाई, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया चैप्टर नंबर। आप चलते हैं 8 पे, चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। तो एक बात आपको क्या करना है, हम इसी मतलब वीडियो के मतलब इसी प्लेलिस्ट में एक बना देंगे, तो उसमें आपका इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, केवल केवल 10 या 15 मिनट की है, 10 या 12 मिनट की है। ठीक है, चलो प्राकृतिक आपदाएं, चलिए देख लेते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं चैप्टर नंबर कौन सा है भाई साहब, चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है, तो 9। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया, अच्छा सवाल पूछा गया, एकदम से लल्लन टॉप सवाल है। कह रहा है कि भारत में, कथन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, ये भी आपका सही है, दोनों सही से व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो भूकंपीय जोन अगर 5 से 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, पांचवा था आपको 4 कर दिया गया है। ठीक है, चलो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो है भूकंप ग्रहणशील, जिसका कारण क्या हो जाता है, जिसका कारण प्लेट टेक्टोनिक क्रिया की वजह से ही आपका भूकंप आता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया की वजह से ही भूकंप आता है भाई। ठीक है, भूकंप आता है। चलो भाई अगला, भारत का भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, तो कर्नाटक का पठान नहीं आता है, बाकी उत्तराखंड, कच्छ, हिमाचल प्रदेश ये सभी के सभी आते हैं। ठीक है, सभी के सभी आते हैं। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपको दिखाया गया यहाँ पर। ठीक है, तो अधिक प्रभावित, कम प्रभावित जो नंबर है। अगला, भारत में कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, तो ये आपके 4 में बांटा गया। कितने में, 4 में बांटा गया। ओके, भारत का कौन सा क्षेत्र है भूकंप के न्यूनतम प्रभाव सामान्य खतरा की आशंका वाला क्षेत्र हो जाता है, दक्षिण पूर्वी आपका राजस्थान जो है वो न्यूनतम वाला आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा हो जाता है, तो ये आपका बिहार हो जाता है, बिहार। ठीक है, बिहार राज्य हो जाता है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, भारत का सबसे अधिक जो बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है, जिसका प्रमुख कारण कोसी नदी है, और ये कोसी कोसी हो जाता है तो ज़्यादा दिक्कत हुई है। इसे कोसी एक ऐसी नदी है जो निरंतर मार्ग बदलती रहती है, जिससे बाढ़ की विभीषिका बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त बागमती, गंडक, कमला अन्य छोटी नदियां बिहार में बाढ़ का कारण बनती हैं। अच्छा, अगला सवाल, महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र जो है कि क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। फिर कह रहा है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ में अधिक सक्रिय हो जाता है। तो आप क्या बताओगे, यहाँ पर सही है या गलत है, क्या है भाई साहब? तो यहाँ पर ये सही है, दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का कोयना क्षेत्र जो है भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होगा। हाँ ठीक है, इसका कारण कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है। कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ में अधिक सक्रिय हो जाता है। जल स्तर के परिवर्तन से प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के अनुसार भारी प्लेट के ऊपर हल्की प्लेट विक्षेपित हो जाएगी, जिससे भूकंप आ जाता है। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक आपकी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कहाँ पर आएंगी, तो सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं भाई साहब उड़ीसा में आती हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल कथन और कारण वाला सवाल है। कह रहा है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हाँ हुई है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ। तो खनन कार्य हुआ तभी तो यार ये भूस्खलन ये दुनिया भर के टिमटमाएगा। तो ये आपका सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, सुनामी प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला कौन सा राज्य है,
तो सुनामी से तुम सुनामी हो, तुम मतलब तमिलनाडु, ठीक है, सुनामी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो समुद्री भूकंपीय लहरों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं, सुनामी लहरें कहते हैं, ठीक है, किस भाषा में, जापानी में। और 2004 में आई सुनामी से भारत के नागपट्टिनम और पिछावरम और भितरकनिका और मुथपेट स्थलों में से तमिलनाडु राज्य का नागपट्टिनम जिला सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। चलो भैया की बात कर लेते हैं। खत्म कहानी। चैप्टर नंबर 10 पे चल रहे हैं। और भैया चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9 स्वाहा। चैप्टर नंबर 10 जो है चट्टान, सैल और मृदा के बारे में डिस्कस करेंगे। चट्टान, रॉक्स एंड सॉइल, मानी मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी कहा जाता है। बच्चे को पता होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। धारवाड़ और सेल तंत्र, ठीक है, धारवाड़ जैसे लोहे में आपका जो होता है धार होती है, धार, ठीक है, अभी जैसे देखो ना, कह रहा है लौह तथा अलोह खनिज से संबंधित भूमिकी शिलालेखों में शिलाक्रमों में किसमें संबंधित है, तो धारवाड़, ठीक है, लोहे में धार होती है तो धारवाड़ चट्टान, ठीक है। धारवाड़ क्रम बस इतना लगाओ काम हो जाएगा। भारत में अधिकांश लौह तथा अलोह खनिज धारवाड़ भौमिकी शिलाक्रमों से संबंधित हैं। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुओं से सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि चट्टानों में, इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, किसमें, धारवाड़ में। अतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों को भारत के खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है। गोंडवाना क्रम की शैलें गोंड कोयला के लिए फेमस है, ठीक है। भारत का लौह अयस्क भंडार किस शैल से मिलेगा, तो लौह वाला धारवाड़ शैल से मिलेगा। कौन कह रहा है किसे भारत में खनिज शैल समूहों में किसे भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है, तो धारवाड़ क्रम को जाना जाता है, ठीक है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र कौन सा है, तो धारवाड़ तंत्र हो जाता है। तंत्र कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख है, तो आपका धात्विक धारवाड़ समूह हो जाता है, धारवाड़ समूह हो जाता है। अगला सवाल है, भारत में निम्न जो शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं, धारवाड़ तंत्र में देखने को मिलते हैं। भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी हैं, तो ये कैसे बनी है, परतदार चट्टानों से बनी है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी किससे, परतदार चट्टानों से बनी है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः परतदार चट्टानों से बनी है, जिसका निर्माण आर्कियन नीच और शिष्ट शैलों के आच्छादन से हुआ है, ठीक है, अवसादों द्वारा हुआ है, जिसका अत्यधिक रूपांतरण हो चुका है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। एक बात इंपॉर्टेंट है, धारवाड़ में जीवा जब धार होगी तो उसमें जीवाश्म कैसे कट नहीं जाएगा। अरे बात मतलब याद करने का तरीका। धात्विक खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हो जाती हैं, ठीक है। कुडप्पा चट्टानों में कौन सा खनिज नहीं मिलेगा, कुडप्पा में कोयला नहीं मिलेगा। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, कुडप्पा में कोयला नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो क्या दिक्कत है। कुडप्पा चट्टानों में कोयला नहीं मिलता है क्योंकि इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, क्योंकि जीवाश्म का इसमें अभाव होता है। इनमें लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा जैसी अन्य धातुएं पाई जाती हैं, जबकि कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। धात्विक खनिजों की प्राप्ति आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होती है। विघ्न शैलों में विघ्न जो शैलें होती हैं, विंध्य शैलों में किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं, तो आपका चूना, विघ्न पर चूना लग जाएगा, ठीक है, चूना पत्थर मिलेगा, ठीक है, चूना पत्थर मिलेगा। अच्छा, विंध्य शैलों में चूना पत्थर के वृहद भंडार पाए जाते हैं। ये आपका कुडप्पा क्रम के बाद निर्मित हुई है, ठीक है। तो आपका विंध्याचल क्षेत्र में अधिक विस्तृत होने के कारण ये विंध्य नाम से जाना जाता है। बिहार में सासाराम में पश्चिम से अरावली के सिरे पर चित्तौड़गढ़ तक लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इनका विस्तार होता है। बालू पत्थर, शेल, चूना पत्थर की प्रधानता होती है, किसमें, विघ्न शैलों में होती है। कौन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत की धारवाड़ चट्टानों की नहीं है, तो इन्होंने क्या बोला कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अरे यार, धारवाड़ में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, यही तो गलत हो गया। अत्यंत रूपांतरित हैं, इन अनुप्रस्थ परतों के रूप में नहीं पाई जाती हैं, या खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो
आगे बात कर लेते हैं गोंडवाना। गोंडवाना की जय हो। ठीक है, भारत भारत के कोयला निचयों का मुख्य कोयला कहाँ मिलेगा? गोंड। कोयला गोंडवाना, कोयला गोंडवाना, कोयला गोंडवाना तंत्र में मिलेगा। ठीक है, चलो भैया आगे देख लेते हैं। भारत के कोयला निक्षेपों का मुख्य स्रोत गोंडवाना तंत्र है। गोंडवाना युगीन शैलों में भारत के 98% कोयला भंडार पाए जाते हैं। ओ भैया, ठीक है, ये जो मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार के हैं। ठीक है, इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच में हुआ है। ध्यान रखना, किसमें? कार्बोनिफेरस युग और जुरेसिक युग के बीच में हुआ। ये परतदार चट्टानें हैं, इनमें मछलियां, रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। ओ भैया, गोंडवाना में क्या क्या मिलेगा? तो इसमें मछलियां और रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, हाँ भैया, ठीक है, चलो देख लेते। ओके, गोंडवाना कथन कराए। गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्राप्त करता है। हाँ बिल्कुल करता है। अधिकांश लौह धात्विक और अधात्विक खनिज जो धारवाड़, अरे यार, हाँ, धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। बिल्कुल सही है। तो लेकिन यहाँ पर ये गोंडवाना सेल और यहाँ पर धारवाड़ा सेल अलग अलग है, तो इसमें दोनों सही है, लेकिन आपका व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरा वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें यार एक का बता रहा है पूरब, एक का बता रहा है पश्चिम, तो इसलिए कैसे सही हो जाएगा? मतलब व्याख्या कैसे करेगा? व्याख्या नहीं करेगा। अच्छा, भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला का प्राप्त होता है। कोयला गोंडवाना समूह से प्राप्त होता है। भारत के निम्नलिखित शैल समूहों में कौन सा जो जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? जो इसमें जीवाश्म सर्वाधिक मिलेंगे किसमें? गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना। और वहीं आपका धारवाड़ में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा कोयले के निक्षेपों का प्रमुख आपका कोयला के निक्षेप आपका गोंडवाना तंत्र हो जाता है। ठीक है, भारत में कौन सा सेल क्रम है जो भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो आपका कौन सा? गोंडवाना क्रम हो जाता है। ठीक है, कौन सी चट्टान जो भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान? गोंडवाना चट्टान जो है नवीनतम हो जाती है चट्टान प्रणाली। गोंडवाना चट्टानी क्रम भारत में नवीनतम है। भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम इस प्रकार हो जाता है। पहले होता है कौन? आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विघ्न, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप, फिर टर्शियरी और क्वार्टरनरी। ठीक है, उल्लेखनीय भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ठीक है, किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? ओ भैया, माल ही माल जहाँ होगा वहीं तो आपका मृदा अपरदन होगा। ठीक है, तो मालवा पठार। भारत में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है, जिसमें आपका चंबल नदी के उत्खनन क्षेत्र में मालवा पठार का चंबल नदी बाह्य क्षेत्र और नलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है। ठीक है भाई साहब, अब बात करते हैं, अब मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी, चलो मिट्टी देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक, थोड़ा देख लेते हैं, जलोढ़ मृदा। करें, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जो आपकी जलोढ़ मृदा हो जाती है। कौन सी भी है? जलोढ़ मृदा हो जाती है। कौन सी भी है? जलोढ़ मृदा हो जाती है। मुर्दा नहीं, जलोढ़ मृदा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जिसका विस्तार देश के लगभग 43% भूभाग पर है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की मात्रा कम होती है। याद रखना भैया, अभी पूछा जाएगा। इस मिट्टी में पोटास, चूना पर्याप्त मात्रा में मिलता है। भारत में उत्तर का मैदान, गंगा का मैदान जिसे कहते हैं, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र, गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान आदि जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बने। इस मिट्टी में गेहूं है, धान है, अरहर है, चना है, मसूर है, आलू है, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है यहाँ पर, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर मिलती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर मिलती है कौन सी भी है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कितने क्षेत्र में मिलती है? तो लगभग आपका 43% रूपा आपको मिलेगी। ठीक है, अगले सवाल पे, गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। जो बांगर मिट्टी जो पाई जाती है, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर पाई जाती है। ठीक है, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर पाई जाती है। जस्ट अभी पढ़ा गया था यार ऊपर। ठीक है,
पुरानी अगर जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, या बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है, खादर कहते हैं। नई चीज़ क्या होती है, खाई जाती है, और पुरानी वाली क्या होती है, बांगर होती है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला काली मिट्टी की बात करते हैं। ठीक है, काली मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सही है? ठीक है, कह रहा है कि या रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम तथा पोटास की प्रचुरता होती है। ठीक है, तो आपके दोनों पॉइंट क्या सही लग रहे हैं भाई? तो दोनों पॉइंट नहीं सही है, केवल आपके ओनली वन ओनली, नहीं सॉरी, ठीक है, दोनों पॉइंट चाहिए, दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। काली मिट्टी को रेगुड़ या रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना तथा मैग्नीशियम तथा आपके एल्यूमिना के तत्व हैं, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस मृदा में पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। ध्यान रखना, किसमें? फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरम मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, काला रंग। इसे बिना जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से होता है। ये परिपक्व मृदाएं हैं, इनमें नमी धारण की क्षमता उच्च होती है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कह रहे कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ? तो आपका कौन से हो जाती है? रेगुर मिट्टियां हो जाती हैं, रेगुर मिट्टियां हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं। कह रहा है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, सही है। जल धारण क्षमता इसमें अधिक होती है, सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, अरे नहीं यार, हिमालय के क्षेत्र में काली मिट्टी तुमको कहाँ देखने को मिलेगी? ठीक है, गलत है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, सही है। और इसमें जैविक प्रचुर मात्रा में, अरे भैया जैविक तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो आर वाला गलत हो गया। ठीक है, और ए वाला, ओनली ए वाला सही है। ठीक है, तो ये वाला हो जाता है, ए सही है, आर गलत है। अगला सवाल, किस किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और वह मृदा नमी को सोख रखती है? तो आपका कौन सी हो जाती है? काली मिट्टी। ठीक है, भारत की निम्नलिखित में से मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी आपका रेगुर मिट्टी हो जाती है, जिसे आप काली मिट्टी कहते हो? ठीक है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है उसे। ठीक है, अगला, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है, किसके लिए? तो आपका कपास की खेती के लिए आपका उपयुक्त हो जाती है, कि महाराष्ट्र वगैरह में मिलेगी। ठीक है, कर्नाटक में मिलेगी। का काली मिट्टी के बारे में आपसे कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है विकास, इस काली मिट्टी का विकास बेसाल्ट और चट्टान से हुआ, सही है। महाराष्ट्र में खूब फैली हुई, हाँ सही है, फैली है। काली महाकाली ऐसे याद कर सकते हो, महाराष्ट्र। जैविक पदार्थों में संपन्न लोहे में विपन्न, अरे ये गलत है यार। जैविक जो जैविक पदार्थ इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अनुसार जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट, लावा मिट्टी पाई जाती है, तो लावा मिट्टी आपका कहाँ मिलेगी? लावा मालवा। ठीक है, लावा मालवा याद रखते होगे। ठीक है, ज्वालामुखी द्वारा, हाँ सॉरी, जो आपका लावा जो है, अरे भाई एक मिनट, लावा ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा से बनी मिट्टी को लावा मिट्टी या कपासी मिट्टी या काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के मालवा पठार तथा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, लाल या पीली मिट्टी की बात करते हैं। ठीक है, चलो भैया, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। दंडकारण्य में कौन सी लाल पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी पाई जाती है भैया? इसमें आपका लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, उड़ीसा में देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, अगला, लेटराइट मिट्टी। कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो कह रहा है कि ये आर्द्र अयन वृत्तीय क्षेत्रों प्रदेशों में पाई जाती है, सही है। या आप क्षालित मिट्टियाँ हैं, सही है। इसमें उर्वरता कम होती है, सही है। चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गलत है। चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसमें बात करें, लेटराइट मृदा का प्रथम अध्ययन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एफ बुकानन, ओ शाबाश, एफ बुकानन ने किया था। इस मिट्टी का नामकरण लैटिन शब्द लेटर से हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ होता है ईंट।
ईंट, ठीक है, क्या होता है, ईंट होता है। ये मृदाएं भीगी हुई स्थिति में काफी मुलायम होती हैं, लेकिन सूखने के उपरांत में कड़ापन आ जाता है, ठीक है, ये ढीलेदार हो जाती है, जैसे नहीं, जब पानी लगाओगे, ठीक है, पानी लगाने के बाद में जब सूख जाता है तो उसको खोदोगे, ढेला बन जाता है, ठीक है। मानसूनी जलवायु या मौसमी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये विशिष्ट मृदाएं मृदाएं हैं। इन मृदाओं का निर्माण आपका आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं की बारंबारता से होने वाले सिलिकामय पदार्थों के निक्षालन के परिणामस्वरूप हुआ है। इसमें लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति इसे लाल रंग प्रदान करती है। इन मृदाओं का विकास मुख्यतः पठार के उच्च भागों में हुआ है। निम्न भागों की तुलना में ये मृदाएं उच्च भागों में अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय हैं। कैल्शियम या अम्लीय है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फेट, चूने और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है और लौह ऑक्साइड तथा पोटाश की अधिकता पाई जाती है। हालांकि इनकी उर्वरता कम निम्न है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें 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 मुख्यतः चावल, कहवा, रागी, गन्ना, काजू की खेती की जा सकती है। अच्छा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण आपका अनवर होता जा रहा है? तो कौन सा है? तो लेटराइट मृदा, ठीक है, लेटराइट मृदा। भारत में लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य नहीं है, ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है? कह रहा है कि इन मिट्टियों का प्रथम बार अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया था। देखो रहे हो ना, अभी जस्ट ऊपर तो वही पूछ लिया गया, बुकानन द्वारा किया गया, सही है। ये मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टियां हैं, तो ये भी सही है। ये लोहांश में विपन्न परंतु नाइट्रोजन में, यही तो गलत दिया गया है, लोहांश में विपन्न नहीं होती हैं, लोहांश में ज्यादा होती हैं और नाइट्रोजन में कमी होती है इनमें, ठीक है। सह्याद्री तथा पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्ण विकास हुआ है, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं, लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। लेटराइट मिट्टियां कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो मालाबार तटीय प्रदेश में देखने को मिलेगी। भारत में मालाबार तटीय तटीय जो आपके प्रदेश महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट तथा कर्नाटक, असम में लेटराइट मिट्टियां देखने को मिलती हैं। अन्य तथ्यों के बारे में बात करते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूछा गया स्टेट आपका कौन सी मृदा कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो जलोढ़ मृदा आपका यूपी में देखने को मिलेगी, काली मिट्टी आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, लेटराइट मृदा आपका लेटराइट केरल और असम में देखने को मिलेगी, लाल मृदा आपका तुम लाल हो ना, तुम लाल हो तो तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। काली महाकाली ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, मिट्टी और राज्य पूछा गया, फिर से देख लेते हैं। तो आपका जलोढ़ मृदा आपका कहाँ पर मिलेगी? तो जलोढ़ मृदा आपका यूपी में मिलेगी, ठीक है। काली महाकाली, लाल आपका लाल लाल जो है, तुम काली तुम लाल हो, कुछ ऐसे यार, ऊपर क्या पढ़ा गया था? ठीक है, लाल वाला तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में मिलेगी, ठीक है। ओके, मरुस्थलीय वाली मृदा आपको मरुस्थलीय वाली राजस्थान में देखने को मिलेगी। यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है, कैसी बन जाती है? यूरिया के प्रयोग से लगातार मृदा अम्लीय बन जाती है, ठीक है। यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। साथ ही यूरिया जमीन में रिश कर जाता है और नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्रोसोमाइन बनाता है, जिससे दूषित पानी पीने से कैंसर और ओभ या रसौलियाँ हो जाती है। यूरिया इतना नुकसान करता है। क्षारीय मृदा, आज से यूरिया बंद, यूरिया अब खेत में नहीं डालेंगे। क्षारीय मृदा की क्षारीय मृदा के सुधार के संबंध में कौन से कथन है? इसका जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, पायराइट्स का प्रयोग किया जाता है, तो क्या कह रहा है? दोनों सही है, तो भाई दोनों पॉइंट सही है, ठीक है, ओके। कह रहा है कि क्षारीय मृदा सुधार के लिए जिप्सम या पायराइट्स का प्रयोग किया जाता है। यह मृदा आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिमी गुजरात तथा आपका महाराष्ट्र के शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है। इन मृदाओं में केशिका क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण धरातल पर एक सफेद परत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों में रेह, कल्लर तथा ऊसर का करल तथा चौपन आदि इन नामों से भी जाना जाता है, ठीक है, देख रहे हो ना। चलो, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्र जो है क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ आपका लवण प्रभावित आपका गुजरात हो जाता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? तो क्षारीय क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जलधारण क्षमता, सबसे ज्यादा जलधारण क्षमता किसकी होती है? तो मृत्तिका की, फिर गाद की, फिर आपका बालू की होती है, ठीक है, बलुई मिट्टी की होती है। तो मृत्तिका, गाद, बालू, मृत्तिका, गाद, बालू, ठीक है। चलो भाई, अच्छा सवाल पूछा गया। मृत्तिका गाद बालू, मृत्तिका गाद बालू, मृत्तिका गाद बालू यानी बालू की सबसे कम जलधारण क्षमता होती है और सबसे अधिक आपकी मृत्तिका की होती है। अच्छा,
खाद मिट्टी यानी ह्यूमस निम्नलिखित तत्वों में से किसकी प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? किसकी प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? तो ह्यूमस में आपका सर्वाधिक प्रतिशतता कार्बन की होती है। ठीक है, खाद मिट्टी जिससे आपका ह्यूमस में कार्बन तत्वों की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है। इनमें कार्बन जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। इन मृदाओं का विकास भारी वर्षा तथा उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वनस्पतियों की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे इकट्ठे हो जाते हैं। इन मृदाओं का विस्तार बिहार तथा उत्तरी भाग तथा उत्तराखंड के दक्षिणी भाग तथा बंगाल के तटीय क्षेत्रों में, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। इन मृदाओं को पीट मृदाओं के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले सवाल पे, कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित होता है? तो उत्तर प्रदेश का ये चंबल घाटी वाला। ठीक है, चंबल घाटी वाला हो जाता है। भारत का चंबल घाटी का क्षेत्र मृदा अपरदन से सर्वाधिक अधिक प्रभावित है। मध्य प्रदेश के चंबल तथा अन्य नदियों द्वारा अवनलिका अपरदन तथा बाढ़ों के मध्य प्रदेश में। ठीक है, और बाढ़ों के कारण लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। अकेले इटावा में ही 48,000 हेक्टेयर भूमि स्थित है। भूमि चंबल व यमुना के कछारी भागों में अवनलिका अपरदन के कारण बंजर हो गई है। ओके, भारतीय मृदाओं में के जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है, तो किसकी कमी है? तो जस्ता यानी जिंक की सबसे सर्वाधिक कमी हो जाती है भारतीय मृदाओं में। भारतीय मृदाओं में कुछ सूक्ष्म तत्वों की कमी है जिसमें प्रमुख जस्ता है। जस्ता के कारण फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तेजी से विकास करते हैं। ह्यूमस उदाहरण है किसका होता है? तो जैविक कोलाइड का उदाहरण होता है। देख रहे हो ना, ह्यूमस जो उदाहरण किसका? जैविक कोलाइड का उदाहरण होता है। ठीक है, किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। मतलब जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उन्हीं को आपको ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पदार्थ तथा जंतु अवशिष्टों के विक्षेपण द्वारा होता है। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक तथा जीवाणु आदि करते हैं। ठीक है, अच्छा, इधर आपका मिट्टी दी गई है, इधर आपका स्टेट दिया गया। तो आपका यहाँ पर जलोढ़ मृदा आपको यूपी में देखने को मिलेगी, देगुर आपका महाराष्ट्र में जिसे काली मृदा कहते हो, लेटराइट मृदा आपका केरल, महाराष्ट्र, असम में मिलेगी। लाल पीली 36, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कैसे? लाल पीली 36 छत्तीसगढ़। ठीक है, लाल पीली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर कुछ सवाल पूछा गया, कह रहा है जलोढ़ मृदा में जो आपका नाइट्रोजन और आपका ह्यूमस की अधिकता होती है, सही बात है। लाल मिट्टी जो है लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालन से, ये गलत, सॉरी, पूछा क्या गया था, एक मिनट, कह रहा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन का ह्यूमस की अधिकता होती है, नहीं भाई, अधिकता नहीं होती। लाल मिट्टी जो होती है अत्यधिक निक्षालन से बनती है, बिल्कुल सही। लेटराइट मृदा में पोटास तथा जैविक पदार्थों की अधिकता होती है, नहीं, कमी होती है। काली मिट्टी में लोहा विपन्न होता है, काली मिट्टी में लोहा तो पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। चलो, लाल मिट्टी अत्यधिक निक्षालित मिट्टी है, यह कथन आपका सही है। जबकि जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, जीवाश्म का अभाव होता है। किसका? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म का अभाव होता है। तभी देखो ना, नाइट्रोजन युक्त यूरिया डाली जाती है। ठीक है, लेटराइट मृदा में आपका पोटास की अधिकता तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है, और जबकि काली मिट्टी में लोहे से संपन्न होती है। अगला सवाल, मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण कर सकती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मृत्तिका में रंध्रावकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब बड़े आकार के पाए जाएंगे तो यार उड़ नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये दूसरा वाला गलत है, ए वाला सही है। ठीक है, ए वाला सही, आर वाला गलत हो जाता है। तो यहाँ पर मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका जो होती है आपका अधिकतम जल धारण करती है, क्योंकि मृत्तिका में रंध्रों की संख्या अधिक पाई जाती है तथा रंध्रावकाश छोटे आकार के पाए जाते हैं, अतः ए सत्य है, आर गलत है। अच्छा, भू वैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित सही क्रम कौन से हो जाते हैं? सही क्रम कौन से हो जाते हैं? तो अरावली, फिर उसके बाद में आपका पूर्वी घाट, फिर उसके बाद में दक्कन, फिर हिमालय। तो आपका दूसरा वाला उत्तर सही हो जाता है, अरावली, पूर्वी घाट, फिर दक्कन, फिर हिमालय। ठीक है, चलो, तो कालानुक्रम अगर बात करते हैं, यहाँ जो अरावली आपका हो जाता है, ये प्रोटेरोजोइक काल हो जाता है। पूर्वी घाट आपका मेसोजोइक, फिर आपका दक्कन वाला क्रिटेशियस, और फिर हिमालय वाला नियोजोइक काल हो जाता है। ठीक है, नियोजोइक काल हो जाता है।
चलो भैया चैप्टर नंबर अपना शुरू होता है क्या, चैप्टर नंबर 11 शुरू होता है। चैप्टर नंबर क्या है भैया, 11 शुरू होता है। चलो भाई 10 नंबर चैप्टर तक हो गया। आप बात करते हैं सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, यहाँ पर बात कर लेते हैं। शाबाश, पहला सवाल रहा ये आपका, चौक आ गया भैया, ठीक है। अरे चलो देख लो, तो चौका नहीं गया। तो रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर हो जाती है। नागार्जुन और कृष्ण, नागार्जुन नाग और कृष्ण का रोल होता है, तो कृष्णा नदी। माता टीला, माता जी जो है बेतवा से, बेत से मारती हैं, ठीक है। पोचमपाद जो है, पोचमपाद गोदावरी, पोचमपाद गोद, पोचम पाद मारोगे गोद में, ठीक है, गोदावरी नदी हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह परियोजना 1978 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। जिसका उद्घाटन 2022 में बलरामपुर में हुआ था, ये गलत है, ठीक है। इसका उद्घाटन अगर बात करते हैं 2021 में किया गया था, ठीक है, मोदी जी के द्वारा किया गया था, माननीय नरेंद्र दास मोदी जी के द्वारा किया गया था। चलो, विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है हीराकुंड डैम हो जाता है। कौन सा भैया, हीराकुंड डैम हो जाता है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध हीराकुंड डैम है। यह 1957 में उड़ीसा में महानदी पर निर्मित हीराकुंड डैम बांध, हीराकुंड बांध सागर के सबसे लंबे बांधों में से एक है। हीराकुंड बांध की लंबाई जो है 4800 मीटर हो जाती है। इसके जलाशय की आपकी तट रेखा 640 किलोमीटर हो जाती है। और आपका टिहरी बांध जो है भगीरथी तथा बिलांगना नदी पर हो जाता है, उत्तराखंड में स्थित रहता है। और फिर वहीं बात करते हैं आपका भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर अवस्थित हो जाता है। जबकि नेयर बांध नेयर नदी पर केरल में हो जाता है, ठीक है। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संदर्भ में आपका यहाँ पर अगर बात करते हैं राज्यों के और नदियों के नाम दिए गए हैं, तो ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश केन बेतवा लिंक परियोजना, तो ये आपका दूसरा वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। लल्लन टॉप की बात है। अमृत क्रांति, ध्यान रखना भी, अमृत क्रांति के नाम से शुरू किए गए नदियों को जोड़ने की, तो नदियों को जोड़ने की योजना आपका 25 अगस्त 2005 को 25 अगस्त 2005 को केन बेतवा को जोड़ने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के साथ साथ व्यवहारिक रूप में परिणति होनी आरंभ हो गई, ठीक है। इसलिए इस परियोजना के तहत केन का जल बेतवा नदी में भेजा गया। देख रहे हो ना, केन का बेतवा नदी में भेजा गया। इस परियोजना के लिए इतना भूमि है, ऐसा कुछ नहीं आपसे पूछता है, ठीक है। और इस परियोजना का जल की कमी से जूझते बुंदेलखंड के लिए बहुत फायदेमंद है। इस परियोजना का पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित बातों में से कौन सा बांध जो बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो बेतवा नदी पर आपका हो जाता है राजघाट बांध, ठीक है। राजघाट बांध, राजघाट बांध, ठीक है। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। यह परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। माता तिल्ला बांध जो उत्तर प्रदेश राज्य में ललितपुर जिले में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध इसी नदी पर स्थित है, ठीक है, बेतवा नदी पर। चलो आगे बात कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, बेतवा नदी पर स्थित हो जाता है। किस पर, ये बेतवा नदी पर स्थित हो जाता है, ठीक है। ओके, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना है जो लागू की गई थी, तो आपका ये हो जाता है बेतवा नदी पर हो जाता है, ठीक है, राजघाट परियोजना। माता टेला बांध किस राज्य में हो जाता है, माता टेला बांध आपका उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ठीक है, माता टेला बांध। रणजीत सागर परियोजना आपका किस नदी पर अवस्थित है, रणजीत सागर आपका रावी नदी पर हो जाती है। किस पर भी, रावी नदी पर हो जाती है। रणजीत सागर परियोजना है रावी नदी के तट पर अवस्थित है। जब यह जल विद्युत परियोजना है, यह निर्माण पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर किया गया है। इस परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है। यहाँ पर इधर जलप्रपात और इधर आपका अवस्थित है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जरूर देख लेते। कुंचिकल आपका कर्नाटक में मिलेगा। बरेही पानी जो जलप्रपात आपका उड़ीसा में। नोक्कलई नोक्कल नोक्कलिकाई आपका मेघालय में। केवटी जो है मध्य प्रदेश में। देखो भाई, अच्छी हो सकता है ये आपको नए नाम से देखने में सुनने में लग रहे हो, जैसे हम भी सुन रहे हैं भाई, ठीक है। तो कुंचिकल आपका कर्नाटक, ये तो हमने सुना था, ठीक है। बरेही पानी उड़ीसा, ठीक है, बरेही पानी। नोक्कली काई जो आपका मेघालय। केवटी आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, केवटी आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो आपको भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी हो जाता है, यही तो गलत हो गया। बाकी सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी का टॉपी पोंग वाला व्यास नदी पर हो जाता है, ये तो सही है। आगे बात करते हैं कि
कि भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर, उकाई वाला ताप्ती नदी पर, पूर्व बांध व्यास नदी पर, तुलबुल परियोजना आपका तुलबुल झेलम नदी पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ आपको परियोजनाएं दी गई हैं, आपको मैच कराना तो देख लेते हैं। सबरीगिरी केरल में स्थित है। ठीक है, वेतरड़ा परियोजना महाराष्ट्र में, रंगा नदी परियोजना आपका अरुणाचल प्रदेश में, और पापनाशम परियोजना है तमिलनाडु में। पापनाशम परियोजना तमिलनाडु में, रंगा नदी परियोजना आपका अरुणाचल प्रदेश में, वैतरड़ा परियोजना आपका महाराष्ट्र में हो जाता है। सबरीगिरी केरल में, वैतरड़ा महाराष्ट्र, रंगा नदी आपका अरुणाचल प्रदेश, और पापनाशम, तुम पाप नाश करोगी, पाप तुम मतलब तमिलनाडु। ठीक है, पापनाशम। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है तो विचार कर लेते हैं भाई, विचार कर लेते हैं, विचार करने में कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। ठीक है, हीराकुंड डैम जो महानदी पर है, सही है, ये भी सही है, दोनों सही। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर, बराकर नदी पर बनाया गया, तो बिल्कुल सही है। चारों के 50 पॉइंट आपके सही हो जाते हैं। रिहंद बांध भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है, सोनभद्र में है। ठीक है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है, और 1957 में महानदी पर निर्मित बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। तुंगभद्रा परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्य का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर स्थित है। अगला, यहाँ पर आपको मैच कराना है। तो देखो, घाट प्रभा आपका कर्नाटक में हो जाता है, उकाई आपका तापी नदी पर गुजरात में, नीरा नहर परियोजना आपका महाराष्ट्र में, और जवाई परियोजना जवाई राजस्थान, जावर की खान। ठीक है, जवाई आपका राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, ओके। इधर आपका मैच कराना है, इधर नदियां बताई गई हैं। ठीक है, तो उकाई आपका जो परियोजना है, उकाई आपका तापी नदी पर हो जाता है। ठीक है, जायकवाड़ी आपका गोदावरी नदी पर हो जाता है। खड़गवासला जो मुथा नदी पर, खड़गवासला मुथा, मयूराक्षी आम्बी नदी पर हो जाती है। ठीक है, मयूराक्षी आम्बी नदी पर हो जाती है, खड़गवासला मुथा नदी पर, जायकवाड़ी गोदावरी उकाई तापी नदी पर। फिर से एक बार देख लो भैया, फिर से देखते हैं, याद कर लेते हैं पहले इनको कुछ तरीके से। तो जायकवाड़ी गोदा। ठीक है, खड़गवासला मूथा, मयूराक्षी आम्बी नदी पर हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे पूछा गया, फिर से मैच कराना। ठीक है, तो मेट्टूर जो बांध है आपका तमिलनाडु में हो जाता है, तुमको मिट्टी मिला देंगे ऐसे। ठीक है, हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में हो जाता है, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में हो जाता है, कृष्णराज बांध आपका कर्नाटक में हो जाता है, कृष्णराज कर्नाटक में। चलो, इसमें से सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी हो जाती है? सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना हो जाती है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी पर सिंचाई परियोजना सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना थी। वर्तमान में तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। परियोजना देश में ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। 2019 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया। ध्यान रखना भैया इसको। तो वर्तमान में कौन सी है? वर्तमान में आपका तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित कालेश्वरम लिफ्ट पर सिंचाई परियोजना है। ठीक है, चलो फिर से मैच कराना है, कौन सा सही समझ नहीं है। ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम आपका नर्मदा नदी पर है, सही है। ठीक है, और फिर उसके बाद तिलैया बांध बराकर नदी पर है, गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर हो जाता है, कोटेश्वर बांध किन नदियों में से किस पर बनाया गया? कोटेश्वर बांध जो है आपका, वो उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर आपका बनाया गया है। यह कैसा है? गुरुत्व बांध है। अगला सवाल हम बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा मतलब नरकसी बैठ गई है। ठीक है, तो सबरीगिरी जो है ये आपका जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। तो आपका कौन से 2, 3, 4 आपका सही हो जाता है? पहला वाला गलत है, थोड़ा सा देख लेते हैं।
इडुक्की जल विद्युत परियोजना है। उन्होंने क्या लिखा था, इडुक्की एक क्या है, इडुक्की एक तापी विद्युत, सॉरी ये गलत है, ठीक है। इडुक्की जो है जल विद्युत परियोजना है, केरल राज्य के पेरियार नदी पर बनाई गई है, ठीक है। तो इस विकल्प आपके सही सुना है। जैसे सबरीगिरी परियोजना केरल में जल विद्युत परियोजना है, पंबा नदी पर है, ठीक है। कौन सी, सबरीगिरी पंबा नदी पर। घटप्रभा परियोजना एक सिंचाई परियोजना है जो कि कर्नाटक की घटप्रभा नदी पर है। रामगंगा एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो उत्तर प्रदेश की रामगंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। चेरुथानी बांध किस नदी पर है, चेरुथानी बांध आपका पेरियार नदी पर है, ठीक है। चेरुथानी बांध केरल के इडुक्की जिले में स्थित चेरुथानी बांध एक प्रसिद्ध बांध है। यह बांध चेरुथानी नदी पर बनाया गया है जो पेरियार नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इस बांध से जल विद्युत बनती है जिससे आपस में स्थानों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो चेरुथानी बांध के आपका केरल में पड़ेगा, ठीक है, इडुक्की जिले में पड़ेगा और यहाँ पर पेरियार नदी को मिलेगा। सिंगरौली लघु विद्युत परियोजना आपका कहाँ पर स्थित है, तो सिंगरौली लघु विद्युत परियोजना आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। हाँ ठीक है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं जैसे सिंगरौली, विंध्याचल, रिहंद रिहंद सिंगरौली और रिहंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, जबकि विंध्याचल संयंत्र आपका मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित हो जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय आपका स्थित है कहाँ पर, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। रिहंद गोविंद वल्लभ जी रिहंद परियोजना या फिर इसे ही गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर स्थित है, रिहंद नदी पर निर्मित है। यह बांध के पश्चिम भाग में एक कृत्रिम झील गोविंद सागर पंत सागर का निर्माण किया गया। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना हो जाती है। किसे दामोदर नदी से निकाला गया, तो ये एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया। कौन सी भी है, एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। चलो भैया निकाला गया तो अच्छी बात है। एडन नहर पश्चिम बंगाल की प्रमुख नहर है। यह नहर दामोदर नदी से निकाली गई। टिहरी बांध का निर्माण उत्तरांचल प्रदेश में किया जा रहा है। तो ये आपका टिहरी बांध ये उस टाइम का सवाल है, देखो ना, भागीरथी नदी पर किया गया टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में भगीरथी और बिलांगना के संगम पर 1.5 किलोमीटर टिहरी में किया गया है, ठीक है। बांध की ऊंचाई आपका 260.5 मीटर है तथा उसकी लंबाई 552 मीटर है। बांध के पीछे आपका स्वामी राम तीर्थ सागर जलाशय स्थित है, याद रखना भैया, ठीक है। टिहरी बांध किसके संगम पर है, तो टिहरी बांध आपका भगीरथी और अलकनंदा के संगम पर हो जाता है। भगीरथी और बिलांगना, सॉरी, ठीक है, भगीरथी और बिलांगना के बीच संगम पर स्थित हो जाता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हो जाते हैं, तो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यही वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। आंध्र प्रदेश इसमें भैया नहीं है, ठीक है, उड़ीसा नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, उड़ीसा नहीं है, और आपका बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटक भी नहीं है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है इसमें। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात के भड़ोच जिले में नौगांव के निकट नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इस बांध की नींव देश के पहले आपके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में रखी थी। लगभग 5 दशक पश्चात या 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ओ भैया बहुत लेट में मतलब शुरू का, और इसका विरोध मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय द्वारा लगातार किया जाता रहा है, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना आपका जिस नदी पर है वो तो कौन सी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर हो जाता है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना तेलंगाना राज्य के गठन के पहले आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था, जबकि वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य के नालगोंडा जिले में हो जाती है। कौन सी, नागार्जुन सागर परियोजना हो जाती है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में, तो तेलंगाना में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया गया, तो उस आप बात करते हैं तो यहाँ पर आप वर्तमान में किस में, तो तेलंगाना में हो जाता है, ठीक है। अगला, इधर के बांध देंगे इधर नदी, तो नागल बांध जो है, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका सरदार सरोवर डैम आपका नर्मदा नदी पर हो जाता है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर हो जाता है। हीराकुंड आपका महानदी पर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। तो मेट्टूर डैम आपका कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में हो जाता है। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर हो जाता है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, वर्तमान जो आपका तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर हो जाता है नागार्जुन सागर, ठीक है, ध्यान रखना भैया। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है जो महानदी पर पड़ता है, ठीक है, महानदी पर पड़ता है। इडुक्की डैम आपका केरल में, और जो इडुक्की या पेरियार नदी पर हो जाता है, ठीक है।
एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। हो भैया, कौन सी भैया? सुइल नदी परियोजना। सुइल नदी परियोजना है। सुइल नदी परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाती है। ठीक है। कोल डैम परियोजना यहीं पर स्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना आपका गुजरात में स्थित हो जाती है। कहाँ पर भैया? गुजरात में स्थित हो जाती है। कल्पसर परियोजना गुजरात में स्थित हो जाती है। चलो आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो ये अभी जस्ट पढ़ा गया था, चंबल घाटी परियोजना। ठीक है। चंबल घाटी परियोजना जो है 3 बांधों का निर्माण किया गया है और ये आपका गांधी सागर बांध एमपी, राणा प्रताप सागर बांध जो है ये राजस्थान, और कोटा जवाहर सागर बांध आपका राजस्थान। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी भी? चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो जल विद्युत तथा सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। हीराकुंड से उड़ीसा तथा शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ होता है। ठीक है। मयूराक्षी परियोजना जिससे पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद एवं वीरभूम और झारखंड संथाल परगना के क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। किससे? मयूराक्षी। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। वो किस राज्य में जवाहर सागर बांध स्थित है? जवाहर सागर बांध आपका कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। कौन सा? चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो जस्ट अभी पढ़ा गया था वो, ये कौन सा आपका जो है जो नहीं संबंधित है, तो आपका ये कौन से नहीं संबंधित है? तो 3 और 4 नहीं संबंधित है, मतलब गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। बाकी जवाहर सागर और आपका गांधी सागर ये संबंधित हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, अभी जस्ट ये हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, ये वाला देख रहे थे चंबल घाटी, जिसमें गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान, और कोटा जवाहर सागर बांध आपका जो राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर हमने इसमें ये वाली बात नहीं करी थी, कौन सी? गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये वाली नहीं। कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, तो देखो गांधी सागर हमने पढ़ा था, जवाहर सागर पढ़ा था, उसके बाद में राणा प्रताप सागर पढ़ा था, गोविंद सागर हमने नहीं पढ़ा। ठीक है। गोविंद सागर नहीं पढ़ा। ठीक है। चलो, तुरबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर हो जाती है। किस नदी पर? झेलम नदी पर हो जाती है। तुरबुल परियोजना सिंधु की सहायक नदी जो है झेलम नदी पर है। भारत पाकिस्तान के मध्य विवादास्पद यह परियोजना नौ परिवहन की सुविधा के लिए निर्मित की गई है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। किन्नौर जिले में स्थित है। थीन बांध जो है परियोजना रावी नदी पर है और यह पंजाब राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। व्यास जो परियोजना व्यास और सतलज नदी के संगम पर है और हरिके नामक स्थान पर निर्मित है। ठीक है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था किसने? तो माला नहर तंत्र को दिनसा जे दस्तूर ने किया था। किसने? दिनसा जे दस्तूर ने किया था। माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ों का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। विश्वेश्वरैया एक अभियंता के रूप में नहर तथा पुल के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। कौन परियोजना है जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए संयुक्त कार्य तो तेलुगु गंगा। ठीक है। तेलुगु गंगा जो परियोजना है वो आपका तमिलनाडु, आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्यक्रम हो जाता है। ठीक है। तेलुगु गंगा परियोजना अंतर्राज्यीय ये किन किन राज्यों के बीच में है? तो अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया था, किसके किसके बीच में? तो आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच में हो जाता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम आपका किससे हो जाता है? तो हरिके बैराज से हो जाता है। किससे? हरिके बैराज से हो जाता है। हरिके बैराज से हो जाता है।